हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप इंडियाज 115 बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया अभी तक जितना पढ़ाया। आई डोंट मीन टू से पूरा पूरा पढ़ाया ही नहीं है। इंडियाज 115 विच टॉक्स अबाउट रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडियाज है, बहुत ईजी है। आई नो बहुत सारी बातें हो रही है इंस्टॉलमेंट में, थोड़ा 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 थोड़ा, बट अगर आप ध्यान से देखो द सेंस ऑफ द एंटायर इंडियाज रिमेन सेम फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड, अभी तक जहां तक पढ़ा है। मैंने आपसे कहा था इसके 4 लेवल्स है। अगर आपको रेवेन्यू बुक करना है तो 3 लेवल तो आपको रेवेन्यू बुक करने का है, एंड लास्ट लेवल कौन से प्राइस पर उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है वो डिस्कस करना था। 3 लेवल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। पहला लेवल था आइडेंटिफाई, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी है। उसके कुछ कंडीशंस थे, कुछ टर्मिनेशन क्लॉज थे जो मैंने डिटेल में बात की थी। जैसे आप वो लेवल क्रॉस कर लोगे, आप आइडेंटिफाई करो क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये टेक्निकल वर्ड है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इट इज नथिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं आपके बिजनेस में एंड उसी का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपने वो लेवल भी क्लियर कर लिया है। एंड फिर आप सेटिस्फाई करो अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को क्या आपने डिलीवर किया है, एंड अगर आपका जो काम था कि आपने वो पूरे अच्छे तरीके से कर दिया है क्या, एंड अगर गुड्स डिलीवर हो गए, सर्विसेज दे दिया है एज ऑन टाइम या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर रेवेन्यू बुक करना है, आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड कुछ ना हो, टाइम बेसिस में हम प्रोपोर्शन कर लेते। आई होप ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिटेल में की। इससे रिलेटेड हमने सारे के सारे, बहुत सारे इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल सम से हमने उसकी प्रैक्टिस की, जहां पर मैंने सबको आपको कनेक्ट करके बताया कि क्या सिचुएशन हो सकती है और कब कैसे आपको क्या सोचना है। उसके अलावा बच्चों मैंने आपसे जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस की। सिंपल रेवेन्यू बेसिस वाली जर्नल एंट्री सबको आती है। मेन फोकस था अगर आपने सेल ऑन रिटर्न बेसिस किया है या वारंटी। वारंटी में रिटर्न का कोई गुंजाइश नहीं होता, इट इज एन एक्चुअल सेल। सिर्फ उसकी एक्सटेंडेड वारंटी की इनकम ओवर द टाइम पीरियड प्रोपोर्शनेट की जाती है। पूरा पैसा पहले मिल जाता है, इनकम प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। बट व्हेन आई टॉक अबाउट रेवेन्यू ऑन रिटर्न बेसिस, वहां पर रिटर्न लायबिलिटी बुक करनी होती है। बिकॉज अगर आपका एस्टिमेट कम या ज्यादा या ऊपर नीचे हुआ तो आपको अपनी रिटर्न लायबिलिटी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। आई होप यहां तक सारी बातें सबको क्लियर है। ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आप देखेंगे इट इज अवेलेबल। अगर ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं बच्चों आपके साथ शेयर कर लूंगी सो दैट आपके पास भी ये नोट्स है। बट ये नोट्स देने को तो मैं दे देती हूँ और बच्चे काफी लेते भी हैं, बट मैं फिर भी हर बच्चे से गुजारिश करती हूँ, प्लीज खुद से लिखिए। आप जितना क्लास के साथ लिखेंगे उतना परफेक्ट होते हैं। हो सकता है कभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैम आपकी स्पीड मेरे से ज्यादा है। उस केस में आपके पास कितना अच्छा ऑप्शन है, आप पॉज कर लीजिए मेरे वीडियो को एंड फटाफट उसको लिख लीजिए। करेक्ट। अब मैं क्या डिस्कस करने वाली, जो मैंने कहा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस एनडीएस का, वो है स्टेप 4, जहां पर हमें ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई करनी होती है, वो भी हो जाता है। एलोकेशन अकॉर्डिंग टू दी कॉम्पोनेंट, एलोकेशन अकॉर्डिंग टू दी गुड्स एंड सर्विसेज, और उनको हम अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में कैसे एलोकेट करें उसके बारे में स्टेप 4 बात करता है। स्टेप 4 बेसिकली एक चेक स्टेप नहीं है, इट इज एक्चुअली करने वाला स्टेप। यहां पर हर बच्चे को प्रैक्टिकली बहुत सारे सम्स करने आने चाहिए। तो बेसिकली स्टेप 4 का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन प्राइस एंड अलोकेट इट अमंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो स्टेप 4 पे ही अब हम पूरी की पूरा लेक्चर स्टेप 4 पे ही स्टिक करने वाले हैं। हर स्टेप को समझाने के लिए मैं ओरली नहीं समझा पाऊंगी या केस स्टडी से नहीं समझा पाऊंगी, एक प्रैक्टिकल सम उठाना पड़ेगा, तभी जाके मैं आपको स्टेप 4 सिखा पाऊंगी। बट फिर से याद करो बेटा, स्टेप 4 क्या है। यस, हमारा पूरा चैप्टर 4 स्टेप पे इन्वॉल्व था। पहले 3 स्टेप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए और फिर रेवेन्यू बुक हो गया, उसकी जर्नल एंट्री डिस्कस कर ली, तो ये तीनों पार्ट हमारा खत्म हो गया। आते हैं चौथे पार्ट पे, जहां पर किस प्राइस से एंट्री को करना है और उस प्राइस को कैसे एलोकेट करेंगे वो डिस्कशन होगा। तो गाइज प्लीज बी रेडी फॉर द स्टेप 4 डिस्कशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। सिर्फ रिटेंशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली उसको सोचना पड़ेगा कि अच्छा जेन्युइनली ये केस ऐसा बनता है। तो आ जाते हैं हम स्टेप 4 पे, जहां पर मैंने कहा हम क्या डिस्कस करने वाले, वी आर गोना डिस्कस अबाउट ट्रांजैक्शन प्राइस। तो हम यहां पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ट्रांजैक्शन प्राइस। अब बेटा होता क्या है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, पहले जो ट्रांजैक्शन प्राइस हुआ करते थे ना बच्चा, एक फिक्स्ड प्राइस हुआ करता था। करेक्ट, कि भाई मैंने आपसे एसी खरीद लिया 5 लाख, मैंने आपसे टीवी खरीद लिया 2 लाख, मैंने कोई साड़ी बेच दी 50,000 की, एकदम फिक्स्ड प्राइस पे चलता था, कट टू कट चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थे बच्चों।
यहाँ तक सबको क्लियर है? बट आज के टाइम जैसे मैंने कहा था, सेल्स डिफरेंट टाइप की हो रही है। हर बिजनेसमैन अलग अलग टाइप से अपनी चीजें बेच रहा है, अलग अलग वे से अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए एड ऑन चीजें उसमें डालते जाता है ताकि उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़े। तो गाइज, बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत सारे वेरिएशंस लाते हैं अपने प्राइसिंग के सिस्टम पे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी, डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम, बिजनेस ट्रेंड, ये देखते देखते तो बहुत सारे अलग अलग वैलिड प्रकार से ये ट्रांजैक्शन प्राइसेस आते हैं। ये ट्रांजैक्शन प्राइसेस अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, सेलिंग प्राइस है। पहले जमाने में जो आप पढ़ते थे, जो आपने 11th 12th किया था, 1 लाख में माल बेचा, खत्म, दिस इज सेलिंग प्राइस। आज भी उस सेलिंग प्राइस का डिस्कशन होने वाला है। बट जब भी सेलिंग प्राइस इज नॉट फिक्स्ड, उसमें बहुत सारे एडिशनल कंपोनेंट्स आ जाते हैं ताकि आप अपना बिजनेस प्रमोट करो, आप अपना सेल प्रमोट करो। सेल प्रमोट होगा तो रेवेन्यू प्रमोट होगा। इस चक्कर में एक पर्टिकुलर प्राइस जिसको आप सेलिंग प्राइस बोलते थे, उसमें अब बहुत सारे एडिशनल प्राइसेस के कंपोनेंट्स ऐड होने लगे। इसी सेलिंग प्राइस को यहाँ ट्रांजैक्शन प्राइस बोला जाता है। और इसके क्या क्या पॉसिबल कंपोनेंट्स है, इंड एएस ने आइडेंटिफाई किए और आपके सिलेबस में ये 5 कंपोनेंट्स डाले गए हैं। एवरीबॉडी, क्या क्या पॉसिबल है? मैंने ये नहीं कहा कि सारे कंपोनेंट्स होंगे, मैंने कहा कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। क्या यहां तक बच्चों बात क्लियर है क्या? सबसे पहला कंपोनेंट जो आप सबको पता है, फिक्स्ड कंसिडरेशन। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, 5 लाख में ये एसी बेचूंगी, दैट्स इट। लैपटॉप 50 लाख का या घर 1 करोड़ का, सिंपल, दिस इज अ फिक्स्ड कंपोनेंट। प्रॉब्लम फिक्स्ड कंपोनेंट में है ही नहीं मेरे बच्चों, प्रॉब्लम फिक्स्ड कंपोनेंट का है ही नहीं। ये तो हर बच्चे को पता है कि जितने का माल बेचा ये फिक्स्ड प्राइस है, इतना मेरा रेवेन्यू। बिकॉज आपने सारे स्टेप्स देख लिए। कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटिस्फाइड। अब हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है, वो भी आपने सीख ली। पॉइंट ये है, वो जो ट्रांजैक्शन प्राइस उसको लिखना है ना, वो कैसे लिखे? फिक्स्ड है तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे इसके एडिशनल कंपोनेंट्स पॉसिबल है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और जो ट्रिकी जाता है बच्चों को, वो होता है वेरिएबल कंसिडरेशन। सिर्फ सुनो मेरी बात, आपको आता है। वेरिएबल कंसिडरेशन कैसे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेलर हूं, आप बायर हो। मैं अपनी दुकान पे पता है क्या स्कीम लगा रखा है? अगर आप 5,000 तक के क्वांटिटी खरीदोगे तो मेरी प्राइस है 50 रुपए। अगर आप 5,000 से ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, 10,000 के नीचे तक, 1 साल में, तो मेरा प्राइस आपको बनेगा 40 रुपए। अगर आप 15,000 के ऊपर क्वांटिटी खरीदोगे पूरे साल में, तो मेरा प्राइस सीधा सीधा बन जाएगा आपके लिए 30 रुपीज का। अब एक बात बताओ, आज जब मैं माल बेच रही हूं, मुझे थोड़ी पता है कि आप पूरे साल कितना माल खरीदोगे। आज जब बेचूंगी तो आज अगर 50 का रेट है तो आप पे 50 पे लगाऊंगी। जिस दिन आप 500 क्वांटिटी खरीद लोगे, उसके बाद अगर ऊपर आपका रेंज गया तो मैं आपको 40 का रेट लगाऊंगी। 1,000 क्वांटिटी खरीदने के बाद आप फिर ऊपर के रेंज में जाओगे तो मैं 30 का रेट लगाऊंगी। किस पे? ओवरऑल क्वांटिटी पे। इसका मतलब फ्यूचर में आप पूरा अमाउंट एडजस्ट करते हो। इसका बेसिकली पॉइंट ये समझो कि जब भी कोई चीज बेस्ड है, क्वांटिटी जितनी ज्यादा बेचोगे या तुम मेरे से खरीदोगे, उतना कम हम आपसे प्राइस चार्ज करेंगे। समझ आया क्या? अब बेटा, अब ये कितना सही कितना गलत, पूरे साल आप कितना खरीद लोगे, किसी को नहीं पता होता है। ये टोटल किस पे बेस्ड होता है? एस्टिमेट पे, जजमेंट पे, जिसको मैथमेटिकल भाषा में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी पे। तो याद रखना, वेन एवर प्राइस वैरीज एज पर द फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में तुम्हारा बिजनेस में क्या क्या होगा, उसके बेसिस पे मेरा प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, प्राइस वैरी हो रहा है बेस्ड ऑन द फ्यूचर इवेंट। और फ्यूचर इवेंट तो किसी ने देखा नहीं है, वो किस बेसिस पे निकलता है? एस्टिमेट के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, जजमेंट के बेसिस में। इसीलिए सबसे ज्यादा आपको जो सम्स में पूछे जाते हैं, अगर किसी सम में वेरिएबल कंपोनेंट है तो आपको प्रोबेबिलिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, वेटेड एवरेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। और यहां पर इसको निकालने के 2 मेथड क्वेश्चन ने क्लियरली दिए हैं, और ये 2 मेथड बहुत आसान है। अगेन, हर कोई फॉर्मूला से पढ़ता है, मैं इसको फॉर्मूले से फिर आपको नहीं पढ़ाऊंगी। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा इसको फॉर्मूले से पढ़े। टेक्निकली अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। इसको मेजर करने के 2 तरीके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड मोस्ट लाइकली। फिर से बोलो, इसके क्या 2 तरीके? एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड मोस्ट लाइकली। इसके 2 तरीके बच्चा।
एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड मोस्ट लाइकली। लिख लिया क्या बच्चों यहां तक? यस, ये लिख लो। मेजरमेंट करने के दो तरीके, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड मोस्ट लाइकली। सम के थ्रू मैं आपको समझा दूंगी, बिल्कुल दिमाग मत खराब करो। फटाफट बताओ, पहला प्राइस क्या है? फिक्स्ड कंपोनेंट। दूसरा क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल में दो तरीके निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मोस्ट लाइकली। फटाफट ये याद रखना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मोस्ट लाइकली। थर्ड, इंटरेस्ट कंपोनेंट कभी भी आपके सेलिंग प्राइस का पार्ट नहीं होता है, याद रखना। इंटरेस्ट आप कब चार्ज करते हो? जब सामने वाला डेफोमेंट करता है पेमेंट का, आपको डिले पेमेंट देता है, या टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ही ऐसा है कि 2 साल बाद पेमेंट दूंगा इंटरेस्ट ऐड करके। तो याद रखना, इंटरेस्ट कंपोनेंट सेल का पार्ट नहीं होता। बट एक एक्सेप्शन आपके एनडीएस में लिखा है, अगर आपका कोई भी चीज बेचा है, उसकी टाइम कैप लेस देन 1 ईयर है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन 5% है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे और इसको रेवेन्यू में ऐड कर लेंगे। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। बट अगर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम चार्ज कर रहे हो वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता, ये याद रखना। सेल्स अलग होता है, इंटरेस्ट इनकम अलग होता है। बट अगर इंटरेस्ट का रेट लेस देन 5% है, फॉर लेस देन 1 ईयर है, तो वो रेवेन्यू का पार्ट होगा। इंटरेस्ट इनकम अलग से बुक करने की जरूरत नहीं है। चौथा, अगर कोई चीज, हम एक चीज ले रहे हैं, बदले में कोई दूसरी चीज दे रहे, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड कार रिप्लेस्ड, ओल्ड कार दिया किसको? मारुति वाले को, उनसे नई गाड़ी ली और जो भी डिफरेंस था वो कैश में सेटल किया। तो हमेशा याद रखना, ये जो आप ओल्ड कार दे रहे हो अगेंस्ट द न्यू कार लेने के लिए, तो ओल्ड कार की जो फेयर वैल्यू है वो कंसिडर की जाएगी, ओल्ड कार की फेयर वैल्यू ली जाएगी। एंड अगर ओल्ड कार की फेयर वैल्यू नहीं मिलेगी तो न्यू कार जिस प्राइस पे मार्केट में रहता है उस प्राइस पे, स्टैंड अलोन प्राइस पे ले लेंगे। लास्ट, अगर हमने कोई कंसिडरेशन और आपको एडिशनल दिया है अलोंग विथ माई सेल, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने जब ऑनलाइन शॉपिंग किया था ना बेटा, तो मुझे एक वाउचर मिला था बिकॉज मेरा शॉपिंग 10,000 से ऊपर हो गया था। तो उन्होंने मेरे को 2,000 का वाउचर दिया और कहा अगली जो परचेज करोगे ना उसमें रिडीम कर लेना। तो दिस इज कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, वेयर इन मैंने कस्टमर को कोई वाउचर दे दिया, मैंने कस्टमर को कुछ वाउचर दे दिया बिकॉज एक पर्टिकुलर लिमिट को उसने क्रॉस किया था। Am I clear? तो गाइज एक बार फटाफट बताएंगे आपके ट्रांजैक्शन प्राइस का क्या क्या कंपोनेंट है। हमारे ट्रांजैक्शन प्राइस के 5 कंपोनेंट बनते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, नॉन कैश कंसिडरेशन, इंटरेस्ट कंपोनेंट इज एक्सक्लूडेड, इट विल बी इंक्लूडेड इफ विद इन 1 ईयर लेस देन 5%, एंड एनी डिस्काउंट वाउचर या एनी कंसिडरेशन अदर देन कैश गिवन बाय द एंटिटी। फिर से बताओ ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या क्या आता है। ट्रांजैक्शन प्राइस में फिक्स कंसिडरेशन थ्योरी में आ सकता है, वेरिएबल कंसिडरेशन जो कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मोस्ट लाइकली। देन यू हैव इंटरेस्ट कंपोनेंट, इंटरेस्ट अलग इनकम होता है, सेल्स अलग इनकम होता है, बट दोनों को ऐड कर देंगे इफ इट इज लेस देन 1 ईयर एंड लेस देन 5%। नॉन कैश कंसिडरेशन हमेशा किस वैल्यू पे बुक करेंगे? फेयर वैल्यू पे। उसका जो फेयर वैल्यू है वो मेरे सेल्स आइटम का अमाउंट में ऐड किया जाएगा। एंड कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट कूपन्स, ये सब ट्रांजैक्शन प्राइस के कंपोनेंट होते हैं। फटाफट बताओ कितने टाइप के ट्रांजैक्शन प्राइस हो सकते हैं? फिक्स्ड, वेरिएबल, इंटरेस्ट कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर। गाइस ये वाला पार्ट फटाफट लिख लेंगे। और ये जो भी मैंने बताया, ट्रस्ट में ओरली नहीं समझेगा, और मैं इसको कितना भी ओरली समझाऊं नहीं समझेगा। लेने पड़ेंगे प्रैक्टिकल सम। जो जो बातें मैंने यहाँ की है सम्स में बताऊंगी, कॉन्सेप्ट वहीं के वहीं क्लियर। बट गिविंग यू 2 मिनट्स का टाइम, फटाफट लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लेंगे बच्चा। ये मैं लिख के रखी थी पहले से ताकि वी सेव ऑन आर टाइम, बट 2 मिनट का और टाइम दे रही हूँ ताकि आप लिख लें इसको। चलो वेरिएबल कंसिडरेशन लिख लिया, अब ये लिख लो बेटा इंटरेस्ट कंपोनेंट। चलो फटाफट यहां तक लिख लो क्विकली एवरीवन। इंटरेस्ट कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर्स। चलो आई होप तुमने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके प्लीज लिख लीजिएगा। आज हमें इस एनडीएस का ये वाला कॉन्सेप्ट कवर करना है ताकि अगले बार में सिर्फ और सिर्फ हमें सम्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े। चलो आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, जो पूछ रहा है उतने की अंडरस्टैंडिंग पहले लो,
जो भी मैंने बोला है उसको यहां से मैच करके आपको दिखाऊंगी। आ जाते हैं। ओ मैम बता दो करना है क्या? करना ही है भाई, क्यों नहीं करना है, अपने को तो सम्स पढ़ने हैं। आ जाओ। ऑन 1 May 2024, अच्छा ठीक है। X Limited, a construction company, enters into a contract. A construction company enters into a contract. Identify the contract. Yes, there is a contract. To deliver an office building. Performance obligation यहाँ क्या है? एक गुड्स जो बहुत सारी चीजों से मिलके बना है, बट है तो वो गुड्स। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? ऑफिस बिल्डिंग। किसको बेचेंगे? राम को। क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है? 80 लाख। कब तक आपको डिलीवरी देनी है? 31 मार्च। और अगर आपने बहुत अच्छे से काम किया, मेहनत से काम किया, देर इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन बेस्ड ऑन आप कितना समय से पहले काम करके दे दोगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये प्रोजेक्ट 31 मार्च को खत्म होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। बट लालच बुरी बला है। मैंने सामने को बोला अगर तुझे चाहिए तो एक काम कर, 30 नवंबर तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दे। मतलब 4 महीने पहले, मार्च में अगर तुम कंप्लीट करके देगा तो मैं चुपचाप 80 लाख ही दूंगा। बट अगर 30 नवंबर के पहले आप मुझे कंप्लीट करके दे दोगे तो मैं आपको दूंगा एक्स्ट्रा 10 लाख। बट उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब उसका एक्सपेक्टेशन या उसका जजमेंट कितना है, क्या चांसेस आपको लग रहा है? 30% चांस ही लग रहा है ये कर पाएगा। अब आप बोलोगे मैम 30% कहां से है? इट इज एन एक्सपेक्टेशन, इट इज अ प्रोबेबिलिटी। मैथ्स में पढ़ा होगा ना प्रोबेबिलिटी बचपन में। एक अंदाज है, अंदाज में कोई सीमा नहीं होती। अंदाज अंदाज होता है, अगर गड़बड़ हुआ तो कोई बात नहीं, बट ऐसा ही है। फिर हमें लग रहा है अच्छा 30 नवंबर को तो नहीं, 31 दिसंबर को चांसेस है ये दे सकता है, तो मैं इसको 8 लाख रुपया दूंगा एक्स्ट्रा। बट उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे 0.45 ही लग रही है। बहुत, मुझे तो अब दिसंबर में भी डाउट है। जनवरी तक भी अगर दिया, दे सकता है, तो मैं 6 लाख दूंगा। इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे 0.5% लग रही है। एंड में क्वेश्चन ने नहीं लिखा, अंडरस्टूड है। जान तक नहीं दिया तो फॉर श्योर मार्च में तो आपको देना ही पड़ेगा। मार्च में तो आपको देना ही पड़ेगा। यहां तक बहुत समझ आ गई क्या? मार्च तक आपको देना पड़ेगा, और मार्च तक अगर आप दोगे तो मैं आपको एक फुटी कौड़ी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। तब तो फिक्स आपका 80 का 80 लग जाएगा। और बेटा जल्दी से बताओ, मैंने हमेशा कहा है और ये आपको मैथ्स में ही पढ़ाया गया होगा, जितना भी आपका प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो लास्ट में 31 मार्च तक वो देना ही देना पड़ेगा। उस केस में फुटी कौड़ी एडिशनल नहीं देंगे। और इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बंदा लास्ट तक मुझे देगा? उसके चांसेस मुझे 10% लग रहे हैं। कैसे निकाला बेटा? 1 माइनस 0.30, 0.45, 0.15। तो बच्चों यहां बताएंगे आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये प्रोजेक्ट दे देगा। आखिरी दम पे अगर प्रोजेक्ट देगा, इसके चांसेस मुझे 10% लग रहे हैं। और जब आखिरी सांस पे तुम दोगे ना प्रोजेक्ट, तो मैं आपको फुटी कौड़ी एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। याद रखना, तो नो एडिशनल कंसिडरेशन। एंड इसके परसेंटेज आपके दिमाग में क्या है? 0.10। ये मैंने कैसे निकाला? मैंने टोटल परसेंटेज को चेक कर लिया। डेसिमल में है तो 1 आना चाहिए, परसेंटेज में होता है तो 100 आना चाहिए। 100 अगर नहीं आया तो मैंने इसको 100 बना दिया, या 1 नहीं आया तो मैंने इसको 1 बना दिया बाय टेकिंग आउट द डिफरेंस। अब यहां सिर्फ क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा है, बताइए आपका वेरिएबल कंसिडरेशन कितना है। हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कंसिडरेशन चाहिए। क्वेश्चन में नहीं लिखा कौन सा मेथड। अब याद रखना, जब भी जनरली 2 ही ऑप्शन रहते हैं तो हम मोस्ट लाइकली वाला ऑप्शन यूज करेंगे। वेरिएबल में कौन सा यूज करेंगे? मोस्ट लाइकली। और 2 से ज्यादा ऑप्शन रहते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये मैं अपने नोट्स में लिख देती हूँ ताकि आप में से कोई भी बच्चे को कंफ्यूजन हो। जनरली अगर हमारे पास 2 ऑप्शन ही मिलेंगे क्वेश्चन में तो हम मोस्ट लाइकली करते हैं। अदरवाइज मोर देन 2 ऑप्शंस रहे तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला ऑप्शन यूज करेंगे मेजरमेंट करने के लिए। एक और बात सुनोगे क्या? अगर क्वेश्चन 2 ऑप्शन में भी बोल रहा है एक्सपेक्टेड यूज करने को और 4 ऑप्शन में भी बोल रहा है मोस्ट लाइकली करने को, तो फिर झगड़ा मत करना। बात समझी क्या? ये कब करते हैं? व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, मोर देन 2 ऑप्शन एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर लेस देन 2 ऑप्शंस, मतलब 2 ही ऑप्शन है, मोस्ट लाइकली। बात समझ आ गई क्या? मैम दोनों में फर्क है? दोनों में एक ही मेन फर्क है, ये फॉर्मूला ड्रिवन है और यहां पर नो फॉर्मूला। बस यही फर्क है। जर्नल एंट्री या किसी और चीज में कोई फर्क नहीं है। इट इज फॉर्मूला ड्रिवन, इट इज नॉट विद द फॉर्मूला। और फॉर्मूला ड्रिवन भी ना कोई रॉकेट नहीं है।
कोई रॉकेट नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। चलो करें क्या बेटा? मैम यही तो करना है। चलो मैं एक बार अपने मोबाइल पे या उस पे मैं अपने नोट्स खोल लेती हूँ बेटा, फटाफट फटाफट। आप लोग तब तक एक चार्ट बनाएंगे जहां पर मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ हाउ टू कैलकुलेट द वेरिएबल कंसिडरेशन। जब स्टार्ट किया था तो लग रहा था ना बहुत डिफिकल्ट है। यस, बहुत बच्चों को लग रहा था मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, क्या है। हमारे फ्रेंड्स ने कहा था बेटा, मैंने कहा था यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट मी, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, पहली आउटकम। चलो क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा नीट वर्क करेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं मांग रहा है, माइंड इट। ट्रांजैक्शन प्राइस मांगता तो मैं फिक्स्ड प्लस वेरिएबल ऐड करके आपको बताती। दे आर ओनली टेलिंग अस कैलकुलेट द वेरिएबल कंसिडरेशन। और कौन सा मेथड? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो जल्दी से लिखाएंगे, कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल कंपोनेंट एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू। सबसे पहले आप अगर मैं चलो एक बार फॉर्मूला दिखा देती हूँ ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि किधर से आया। फॉर्मूला देख लेंगे बेटा। द फॉर्मूला सेज टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ यूनिट। सिंपल। टोटल अमाउंट, टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट, टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय वेटेज एवरेज नंबर ऑफ यूनिट। इससे पर यूनिट प्राइस आ जाता है, इससे पर यूनिट प्राइस आ जाता है। पहले मैं निकाल रही हूं टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट, टोटल कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन एज पर एक्सपेक्टेड वैल्यू। वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन मतलब अमाउंट, टोटल, पहले टोटल निकाल रहे हैं। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेट्स मुझे चाहिए नहीं, आई डोंट नीड, तो मैं नहीं कर रही हूं। आपको 10 लाख का हम एडिशनल कंसिडरेशन देंगे, एडिशनल। इसके चांसेस कितने हैं परसेंटेज? मुझे तो 30% ही लग रहा है। अच्छा, हम आपको 8 लाख देंगे, इसके चांसेस आपको कितने लग रहे हैं? 4 5। हम आपको 6 लाख देंगे, इसके चांसेस कितने? 5। हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे, इसके चांसेस कितने? 0.10। यहां तक समझा? मतलब बेसिकली एडिशनल अमाउंट एंड उसके अगेंस्ट का परसेंटेज। हो सकता है 100% मुझे लग रहा है एडिशनल अमाउंट देना होगा तो मैं यहाँ 100 करती। तो मुझे लग रहा है मुझे 10 लाख देना होगा, बट मैं एकदम श्योर नहीं हूं 10 लाख देना है। मुझे लग रहा है अच्छा 30% मुझे देना पड़ सकता है, तो 10 लाख की गुंजाइश सिर्फ 0.30 है। तो व्हाट इज माय एडिशनल कंसिडरेशन एक्चुअली? जो मुझे लग रहा है एडिशनल कंसिडरेशन, मेरा एडिशनल कंसिडरेशन मुझे 10 लाख लग रहा है बट इसकी गुंजाइश 30% है। तो मैं क्या करूं? मुझे तो 3 ही लाख लग रहा है, इस गुंजाइश के हिसाब से तो 3 लाख। 8 लाख देना पड़ सकता है बट मुझे इसके चांसेस कितने लग रहे हैं? ओ 8 लाख का 45%, मुझे इसके चांसेस 3,60,000। 6 लाख मुझे देना पड़ सकता है बट मुझे इसकी गुंजाइश कितनी लग रही है? 15%, ये आएगा 90,000। और यहां पर नील अमाउंट, बिकॉज अमाउंट कुछ है ही नहीं बच्चा। निकालो कितना आएगा? 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 90,000। तो गाइस 7,50,000 मेरा टोटल एडिशनल एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन है। एक्सपेक्टेड हो सकता है मुझे ये लग जाए, ऑन एन एवरेज मुझे 7.5 लाख रुपया देना पड़ सकता है एडिशनल। पता नहीं वो कौन सी डेट पे काम करेगा बट एक्सपेक्टेड लग रहा है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, व्हाट इज माय वेटेड एवरेज क्वांटिटी? इस केस में सम बहुत आसान है। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन वन ऑफिस बिल्डिंग, उसका एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? 100%, तो क्वांटिटी 1 ही रहेगी। यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताएंगे यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो बताओ अगर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट द वेरिएबल कंसिडरेशन, तो व्हाट इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन अमाउंट? वेरिएबल कंसिडरेशन पर यूनिट भी 7.5 लाख रुपया है। अगर मैं टोटल की भी बात करूं 7.5 है, बिकॉज यहाँ क्वांटिटी एक ही है। अगर मैं आपसे वेरिएबल कंसिडरेशन की बात करूं, इट इज 7,50,000 पर यूनिट भी बात करूं या मैं टोटल पे भी बात करूं, यहां पर सेम आंसर आएगा बिकॉज यूनिट इज 1। अगर मैं आपसे
ट्रांजैक्शन प्राइस मांगू तो आप में से मेरा बच्चा बताएगा क्या? यस मैम, फिक्स्ड कंपोनेंट के कारण 80 लाख एंड वेरिएबल कंसिडरेशन के कारण 7.5 लाख रुपया हो सकता है हमें देना पड़ जाए, तो बेसिकली मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस आएगा 87,50,000। कुछ भी नहीं करना है, फ्यूचर में जो इवेंट हो सकता है जिसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, एक्सपेक्टेशन है, कोशिश करो अपनी एक्सपेक्टेशन नियर टू क्लोजर रखने की। बट यस, ये बोलने में बहुत आसान लगता है, गारंटी नहीं है ये रहेगी, हो सकता है आपका बाद में चीजें ऊपर नीचे हो, तो अकॉर्डिंगली एंट्रीज रिवाइज और रीस्टेट की जाती है। बट द वेरिएबल कंपोनेंट नियर टू क्लोजर रखने की कोशिश करने का पहला मेथड है एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एक्सपेक्टेड वैल्यू कब यूज करेंगे? जब आपके पास ऑप्शंस 2 से ज्यादा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अगर 2 ही ऑप्शन है मोस्ट लाइकली, बट अगर दोनों मेंशन है कि यही तरीका है यूज करने का, फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। क्या बच्चा आपको समझा क्या? तो सबसे पहले बताएंगे फटाफट फटाफट, ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या क्या आता है? फिक्स कंपोनेंट हमने देख लिया। दूसरा क्या आता है? वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड मोस्ट लाइकली। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन मतलब अमाउंट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स। इस क्वेश्चन में यूनिट एक ही था, लफड़े में आप फंसे नहीं। पता है आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ यूनिट कब आएगा? जब यूनिट के बेसिस में आपके प्राइसेस वैरी हो रहे हैं। मतलब 5,000 यूनिट करोगे तो 50 रुपए, 5,000 से 10,000 के बीच में यूनिट जाएगा तो 40 रुपए, 10,000 से ऊपर का यूनिट बेचेंगे तो 30 रुपए। तब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ यूनिट में आपको वो डिफरेंस दिखेगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? यस मैम, फैंटास्टिक, क्या बड़ी बात है, परफेक्ट चल रहा है मेरी क्लास। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 9 अगेन। ये मैंने कहा था बेटा, पता नहीं ये इंडेक्स क्यों इंच बच्चा भागता है, क्या है? ओनली थिंग इज यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द इंडेक्स। बच्चों को ये नहीं समझता ये पढ़ते क्यों। अब समझा क्या? स्टार्ट टू एंड फ्लो समझा क्या? क्यों पढ़ते, क्या लेना देना है, क्यों प्राइसेस कितने लफड़े हैं, क्यों जर्नल एंट्री में इतने लफड़े हैं, बस। X Limited entered into a contract with customer to charge different prices based on volume of units sold. पक्का यहाँ weighted average आएगा ड्यूरिंग 1 year 1 April to 35। ओ, अगर आपने 10,000 यूनिट तक बेचा तो मैं आपसे चार्ज छोड़ूंगा 100, प्रोबेबिलिटी इसकी 20% ही है। आपने 15,000 तक बेचा तो मैं आपको चार्ज करूंगा 85, जिसकी प्रोबेबिलिटी 70% ही है। आपने 20,000 यूनिट बेचा तो मैं आपसे 60 चार्ज करूंगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 10 है। भाई साहब, इस क्वेश्चन में आपने समझा क्या? यहां पर आपको एडिशनल कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, आपको प्राइसेस में फायदा मिल रहा है। और ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज आप अपने वॉल्यूम के साथ खेल रहे हो, आप अपने क्वांटिटी के साथ खेल रहे हो। अब एक बात बताओ, एज अ बिजनेसमैन मुझे क्या पता मैं पूरे साल कितना इस पर्टिकुलर कस्टमर को बेचूंगा। वी हैव टू वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो क्लोजर प्राइस आता है उस पर अपना रेवेन्यू बुक करो। हाँ, हो सकता है आपने सोचा होगा कि ये 10,000 की लिमिट में जाएगा, बट वो चला गया 15,000। दैट इज द रीजन हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर की मदद ले रहे हैं कि भाई नियर टू क्लोजर आपको हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम आपके प्राइसेस निकालेंगे। बट हाँ, अगर निकाले हुए प्राइसेस से आप वैरी कर जाओगे तो एंट्री को डालना है या रिवर्स कर देंगे, वो देख लेंगे टाइम टू टाइम। याद रखना, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन टर्न्स इनटू रियलिटी जरूरी नहीं है, बट उसको नजदीक तक लाने की कोशिश करो। कैलकुलेट वेरिएबल कंसिडरेशन पर यूनिट। मुझे बताओ यहाँ पर यूनिट क्यों मांगा है? यस, पिछले सब में एक ही यूनिट था तो क्या मांगता? वहां टोटल वेरिएबल कंसिडरेशन, पर यूनिट कंसिडरेशन सेम था वहां पर। एंड मेक एंट्री, बाय एंट्री मांगी। अगर आपने 4,000 यूनिट बेचा 16 जुलाई एट द रेट ऑफ 100, ओ भाई भाई, आपने 16 जुलाई को माल बेचा, कितनी क्वांटिटी? 4,000। उसकी उनको क्या चाहिए बेटा? जर्नल एंट्री। किस रेट से बेचा? 100। उफ, ऑब्वियसली 100 से आएगा, बताओ क्यों? 4,000 क्वांटिटी किस में जाएगा? इस कैटेगरी में जाएगा, और इस कैटेगरी के भाई प्राइसेस क्या है? 100 पर यूनिट। चलो, 2 मिनट फटाफट लगा के बच्चा इस क्वेश्चन को देख लो। 2 मिनट बेटा फटाफट लगा के इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ताकि आप में से अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन यू। फटाफट देख लेंगे।
डन। चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ जर्नल एंट्री भी मांगी है, प्राइसेस भी। सबसे पहले हमारा मोटो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। अगेन हमारे पास 2 से ज्यादा ऑप्शन है, तो हमारा तरीका क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला टोटल एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन, पहले अमाउंट चाहिए फिर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का वेटेड एवरेज। टोटल एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन निकालेंगे भाई, टोटल एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन। चलो मेरे साथ, इधर चला जाता है भाई, चलो 10,000 मैं डायरेक्ट निकाल दूं क्या, 10,000 यूनिट 100 पर यूनिट, तो इससे अमाउंट आया इनटू परसेंटेज 20%, बताओ कितना आएगा, 10,000 इंटू 100 इंटू 20%, ये आएगा 2 लाख। फिर 15,000 तक जाओगे तो टोटल क्वांटिटी अब 85 पे आ जाएगी, 85 इंटू 70%, 15,000 इंटू 85 इंटू 70%, ये आएगा 892500। एंड अप टू 20,000 60 रुपीज, तो 10% कंसिडरेशन निकालेंगे, 20,000 20,000 इंटू 60 इंटू 10%, ये आएगा 1,20,000। मुझे बताओ क्या टोटल कंसिडरेशन आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन एन एवरेज बेस्ड ऑन माई प्रोबेबिलिटी, 892500 प्लस 2 लाख, ये आएगा 1,212,500। बट आपकी यहां पर काम नहीं चलेगा, आपको निकालना पड़ेगा क्वांटिटी का वेटेड एवरेज। अगेन वेटेड एवरेज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। पहले क्वांटिटी कितनी है बच्चा मेरी, 10,000 क्वांटिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 20%, तो ये आएगा 2,000। फिर 15,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 70%, 15,000 इंटू 70%, ये आएगा 10,500, करेक्ट। फिर है मेरी 20,000 की क्वांटिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है बेटा 10%, तो ये आ जाएगा बच्चा 2,000, तो ये आ जाएगा टोटल 14,500। आपसे अगर मैं पूछूं वेरिएबल कंसिडरेशन पर यूनिट, तो आप बताओगे आई एम एक्सपेक्टिंग 12,12,500 मुझे पे करना पड़ सकता है पर यूनिट निकालने के लिए। वेटेड एवरेज पूरे साल में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, 14,500 यूनिट पूरे साल में बिकेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो मेरा ऑन एन एवरेज मुझे क्या पड़ेगा, मेरा प्राइस आएगा 83.62। दिस इज द प्राइस आई एम एक्सपेक्टिंग, 83.62, दिस इज द प्राइस विच आई एम एक्सपेक्टिंग। तो इंस्टीट्यूट कहता है ये प्राइस है जिसपे आपका रेवेन्यू बुक होना चाहिए, बिकॉज ये पूरा सम वेरिएबल पे चल रहा था, आपको कुछ भी फिक्स नहीं मिल रहा है। तो वेरिएबल कंसिडरेशन क्या बोलता है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। और इंड एस 115 क्या बोलता है, एंट्रीज का जो रेवेन्यू है वो बुक होना चाहिए एट ट्रांजैक्शन प्राइस। इसका मतलब जो भी बातें हमने सीखी, इसका मतलब हमने बेचा है 4,000 क्वांटिटी अभी आज 16 तारीख को, आगे और भी तो बिकेंगे, बट हमें 16 की एंट्री करनी है। 16 को मैं 100 रुपए से अपना रेवेन्यू नहीं बुक कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे बिजनेस में स्लैब है, इतना बेचोगे तो ये। तो रेवेन्यू तो बुक होता है ट्रांजैक्शन प्राइस पे। ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या क्या रहते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ अभी सिर्फ मेरे सब में वेरिएबल है, तो मैं अपने सोल्ड क्वांटिटी का वेरिएबल कंसिडरेशन बुक कर दूंगी 33,4,480, करेक्ट। बट बच्चों मैं अपने डेटर से, या अगर डेटर मेरा क्या बैंक में पेमेंट दे रहा है, या मेरे कॉन्ट्रैक्ट असेट से मांग कितना रही हूं, 4,000 इंटू 100, मांगा 4 लाख है, उसमें से रेवेन्यू बुक तो किया है 3,34,480। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो मेरा क्या है, अर्नड इनकम, या फिर से इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी।
ये वो लायबिलिटी है जो फिलहाल अभी तक मेरी इनकम नहीं बनी है। इस साल के लिए दिस इज माय प्योर लायबिलिटी। इस साल तक ये मेरी इनकम में नहीं बुक होगा। तो 4 लाख में 334480 माइनस करेंगे तो ये आएगा 65520। तो याद रखना, हम डेटर को कह रहे हैं कि भाई मैं ले, डेटर से तो हम 100 रुपए के हिसाब से एंट्री लेंगे, बट एज ए एंटिटी मुझे पता है मेरा रेवेन्यू कितना होना चाहिए। आप अगर 100 से रेवेन्यू बुक कर दोगे मान लो, और बाद में आपने बेच दिया 16,000 यूनिट, तो आपने स्टार्टिंग में तो 10,000 यूनिट को बुक किया 100 रुपए से, और बाद में आपके बिक गए 16,000, तो आपकी सारी सेल्स की भी एंट्री को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए इंस्टीट्यूट कहता है आप थोड़ा सा बिजनेसमैन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपके बिजनेस का रियलिटी चेक रखो, क्या प्रोबेबिलिटी है वो देखो, क्या आपका जजमेंट है वो सोचो। आप अपने जजमेंट को यहाँ यूज करो और ऑन एन एवरेज देखो आपको क्या प्राइस पड़ सकता है लोगों के इस तरीके के माल खरीदने पे। आपको माल वैसे ही बेचना पड़ेगा, आपको प्राइसेस अप एंड डाउन करने पड़ेंगे। आप अपना जजमेंट लगाइए कि जनरली आपको पर यूनिट वेरिएबल कंसिडरेशन कितना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड वो आपका रेवेन्यू है। आप अपना रेवेन्यू उसी के हिसाब से बुक करो ताकि उसी पे आपको टैक्स देना पड़े, बार बार रेवेन्यू की एंट्री ऊपर नीचे ना करनी पड़े, कम टू क्लोजर। बट डेटर से जब आप मांग रहे हैं तो कितना मांग रहे हैं? 100 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब डेटर ज्यादा से बुक हो रहा है, जिसमें मुझे पता है मेरा रेवेन्यू इतना ही है, आगे चेंज होगा मेरा रेवेन्यू जिसकी तैयारी मैंने आज से कर ली है। वो जो एक्स्ट्रा डेटर मैंने बुक कर लिया है, जो एक्स्ट्रा असेट मैंने बुक कर लिया है, उसके अगेंस्ट मैंने इमीडिएटली एक लायबिलिटी बुक कर दी है, जिसको मैंने कहा है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? किसी को कोई डाउट? जल्दी से देख लो बेटा। गाइस मैं तब तक पानी पी लेती हूँ, तुम फटाफट इस सम को देख लो, इसकी जर्नल एंट्री को मैंने कैसे किया, वेटेड एवरेज पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के फर्क को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के फर्क को समझेंगे। मैम ये सेल्स पीएनएल से बंद होगा? फॉर श्योर बेटा ये सेल्स पीएनएल से बंद होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। ये जर्नल एंट्री सेम उसी तरीके से की है जैसे पहले की थी। मैम ये तो एक्सटेंडेड वारंटी जैसा हो गया। एग्जैक्टली बट पीछे में एक्सटेंडेड वारंटी में क्या होता है, आगे वो आपकी इनकम बनेगी और वेरी श्योर अबाउट इट। इस केस में आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि मेरी इनकम बनेगी या नहीं बनेगी। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग, वी आर जस्ट थिंकिंग कि हो सकता है अगर हम 83.62 की भी लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो ऑन एन एवरेज। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलो आ जाओ, ये किस तरीके से किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ लिख दिया था ना भाई, आपको समझा। और लोग इसका फॉर्मूला याद करते हैं। भाई अगर ऊपर क्वांटिटी के बेसिस में कंसिडरेशन है तो नीचे क्वांटिटी का वेटेड है वो। बेटा देखो ना भाई, देखो ना, क्वांटिटी है, रेट है, प्रोबेबिलिटी, तीनों पे लगेगा। क्वांटिटी और रेट और प्रोबेबिलिटी भी तो लगेगा, क्वांटिटी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी जो लगेगा, वेटेज एक्सपेक्टेशन, वो क्वांटिटी पे भी तो लग रहा है ना। क्वांटिटी पे ही लगने के कारण तो प्राइस पे इंपैक्ट आ रहा है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मैं आपके लिए रीड करती हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों दिया आपका इंस्टीट्यूट ने, बट देख लो। ऑन 1st December, अच्छा, A Limited enter into a contract, identify the contract है, to install a system, performance obligation है, at ₹20 लाख, 20 लाख पे हमें इमीडिएटली वो असेट मिल जाएगा। एंड इम्प्लीमेंट अ सॉफ्टवेयर बाय June 25, अगले साल के 5 महीने के बाद वो उसमें एक सॉफ्टवेयर डालेगा एट 80 लैक्स प्लस 15 लाख बोनस फॉर कंप्लीटिंग द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन बाय April 25। अच्छा, जून तक कर दोगे तो आपको मिलेगा 80 लाख, बट अप्रैल तक अगर फास्ट कर दोगे तो हमको एडिशनल 15 लाख का बोनस दे देंगे। इनिशियली ए लिमिटेड एस्टिमेटेड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एट 1 करोड़ फॉर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, सही कर रहा था, एक तो सिस्टम इंस्टॉलेशन का, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का, बाय जून। इन मार्च 2025 द कंपनी फाउंड दैट इंस्टॉलेशन सिस्टम कंप्लीट, मतलब अप्रैल तक का टारगेट दिया था तुमने तो मार्च में ही खत्म करके दे दिया। सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन 80% कंप्लीट हो गया विद अ कॉन्फिडेंस कि अर्न कर लेगा 15 लाख का बोनस बाय कंप्लीटिंग इट बाय अप्रैल।
कंप्यूट द रेवेन्यू जो हमें 24-25 में रिकॉग्नाइज करना है। एक अच्छा क्वेश्चन, बट मैं इसको डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगी, बट 2 मिनट का टाइम दूंगी, फटाफट रीड कर लो। एक अच्छा क्वेश्चन, बट मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी, एक बार रीड कर लो। क्विकली एवरीवन। चलो डन। आ जाते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये हमारा? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 10। ओ ओ सॉरी, स्क्रीन नहीं दिखा, सॉरी, मुझे लगा मैंने दिखा दिया भाई, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 10। ऑन फर्स्ट, कहानी सुनो। सम की कहानी बहुत लंबी है बच्चा, ट्रस्ट मी। सम में कुछ है ही नहीं, बेकार। इसको 2 पार्ट में तोड़ दो। 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25, 31 मार्च 26। बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम मुझे तो लगता है ये लाइन डायग्राम बनाना ना आपका फेवरेट है। आई थिंक ये हर अकाउंट्स वाले बच्चे का फेवरेट होता है। अकाउंट्स पढ़ा ही वैसे है हमने। एक मैंने जब पढ़ा है ना बेटा, मैंने ऐसे अकाउंट्स पढ़ा है। छोटे छोटे सम्स को, बड़े बड़े सम्स को, इसको लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया। सारे नंबर्स एक जगह होने के बाद ही मैं आगे बढ़ पाती हूँ, एंड सेम नॉलेज में आप लोगों को पास ऑन कर दी हूँ। आ जाओ। 1 दिसंबर, पता नहीं इसको क्या खुजली मची, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। 2 चीजें उसने मांगी। एक तो उसने मांगा सिस्टम, सिस्टम उसको इमिडिएटली 20 लाख का मिल गया। और एक सॉफ्टवेयर जो एक्सपेक्टेड था June 25 तक इंस्टॉल होगा। एंड अगर कहानी यहां तक चुपचाप चली तो 80 लाख इसका प्राइस था। बट अगर आपने अप्रैल तक मुझे ये करके दे दिया तो मैं आपको 15 लाख और बोनस देने को तैयार हूं। करेक्ट? तो जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये तो फॉर श्योर था कि सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड उस सिस्टम का 20 लाख और 80 लाख तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनता है, मैं डेटर से लूंगी। आगे जब मैंने देखा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें एक बोनस भी मिलेगा। कितने का? 15 लाख का। अरे वाह, 15 लाख का बोनस। और मार्च में ही मुझे यहां पर जजमेंट आ गया कि 80% काम तो कंप्लीट हो गया है, बचा हुआ कितना है? 20%। और ये बंदा अप्रैल में ही आपको चीजें दे देगा। इसका मतलब पहले तो ये सोचो, द पर्सन इज एलिजिबल फॉर द बोनस बिकॉज एज पर द कंडीशन, ये सारे कंडीशन को पूरा कर रहा है। इसका मतलब फॉर श्योर इसको बोनस तो मिल जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है 24-25 की जर्नल एंट्री करो। अब गाइज मुझे ये तो समझ आ गया कि मुझे जो पैसे लेने हैं एज एन एंटिटी, मुझे जो अपना रेवेन्यू बुक करना है, मुझे जो अपना क्या बुक करना है बच्चा? रेवेन्यू। मुझे जो पैसे लेने हैं डेटर से, फटाफट बताओ क्या क्या लेंगे? मुझे रेवेन्यू बुक करना है तो मैं डेटर से मांगूंगी 20 लाख प्लस 80 लाख प्लस टाइम से पैसा काम खत्म करने का मुझे बोनस भी मिलेगा, प्लस 80 प्लस 15, इसको लिखो 115। 115 उसमें से इस साल की सेल्स कितनी होगी? 20 तो फॉर श्योर इस साल की सेल है। 80 और जो एक्स्ट्रा 15 है उसका हमने 80% काम किया है, तो वो इस साल की इनकम है। 80 प्लस 15, आउटपुट परसेंटेज 80% काम हो गया है ना, प्लस 20, तो इस साल की इनकम बनेगी 96। बाकी मेरा क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। कितना? 80 प्लस 15 का 20%। 80 प्लस 15 का 20%, 19। चेक करो 115 आया कि नहीं। तो याद रखना बेटा, जैसा हमने डिस्कस किया था, परफॉर्मेंस ऑफ, जब आप अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पूरा करते हो, सेटिस्फाई करते हो, चेक करो आपने कितना अभी सेटिस्फाई किया है। 80% अभी काम सेटिस्फाई हो गया है। तो जो सिस्टम बेचा वो एट अ पॉइंट, ये एट द पॉइंट ऑफ टाइम बुक हो गया, बिकॉज इसमें कुछ करना नहीं था। बट ये जो सब इम्प्लीमेंटेशन थे ये जून तक कंप्लीट होने चाहिए थे। इसका मतलब ये ओवर द पीरियड है। ओवर द पीरियड की इनकम बुक करने के लिए क्या करना पड़ता है? यू नीड टू वर्क ऑन परसेंटेज ऑफ आउटपुट, इनपुट या टाइम पीरियड। यहां पर क्वेश्चन में दे दिया था परसेंटेज ऑफ आउटपुट, सम आसान हो गया। तो हम डेटर से मांगेंगे पूरा, डेटर से तो अपने डील के हिसाब से मांगेंगे।
बट हम अपना रेवेन्यू हमें पता है कितना बुक करना है, ताकि हम अपने रेवेन्यू को इन्फ्लेट ना करें। अननेसेसरी ज्यादा रेवेन्यू बुक करेंगे ज्यादा टैक्स, या कम रेवेन्यू बुक करके हम कम टैक्स, मतलब हम टैक्स की चोरी वोरी ना करें। इसलिए इंडिया बहुत क्लियरली बोल रहा है, इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर, वॉट एवर योर कॉन्ट्रैक्ट इज, रेवेन्यू हैज टू बी बुक्ड एज पर इंडिया 115। डेटर को जो मर्जी करना आप करो, आपका रेवेन्यू इंडिया 115 से ही डील होगा, और उसके हिसाब से ही आपका सेल्स या रेवेन्यू बुक होना चाहिए। बाकी डेटर में आपको जो करना है करो, लायबिलिटी जो करनी है करो, आपका रेवेन्यू इंडेस 115 के हिसाब से जाना चाहिए। तो अभी तक आप देखो पूरा इंडेस 115 में वी आर जस्ट रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड ट्रांजैक्शन प्राइस, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और जब आपने ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई कर लिया, आपका रेवेन्यू ट्रांजैक्शन प्राइस से बुक होगा। बाकी सब ऊपर नीचे की बातें आपको अपने से करनी है। तो बेसिकली ये कितने से बुक होगा, ये इंडेस 115 बोलता है। अगर आपने अपना परफॉर्मेंस कर दिया है, आप अपने सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो वहां पर बेस्ड हो जाता है कि आप परसेंटेज का मैटर, कितना ओवर द पीरियड में परसेंटेज, एट द पॉइंट में टोटल अमाउंट आपका रेवेन्यू। अब इसमें कौन कौन से प्राइसेस लेंगे, फिक्स्ड प्राइस, ऑलरेडी ये फिक्स्ड का केस था। वेरिएबल, बट यहाँ क्या वेरिएबल था, 15 लाख वेरिएबल था बेस्ड ऑन योर टाइम। आपने अगर टाइम से कंप्लीट किया, उसके अलावा और कुछ था ही नहीं, तो टोटल वेरिएबल कंसिडरेशन कितना था, 15 लाख। क्वांटिटी कितनी थी, एक, तो टोटल परचेस एक ही आ रहा था। इसलिए मैंने यहां पर वो चार्ट वेरिएबल कंसिडरेशन का नहीं बनाया। एंड आपके पास ऑप्शन भी क्या था, एक ही, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा नहीं, मोस्ट लाइकली, और मोस्ट लाइकली में भी दो ऑप्शन नहीं है, एक ही है, तो एज इट इज यूज करना पड़ेगा। समझ आ गया बच्चों? एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको देखना होगा। Why Limited entered into a contract with customer to charge different prices based on volume sold during 1 year? ठीक है, यहाँ दो ही ऑप्शन है, 10,000, 15,000, इतनी प्रोबेबिलिटी है। Calculate variable consideration per unit and make entry for 4,000 units commodity on 16 July at the rate of 100। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कौन सा तरीका, सिर्फ दो ऑप्शन है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली। और मोस्ट लाइकली का मतलब होता है जिसका प्रोबेबिलिटी हाई हो वो यूज करते हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी हाई होता है, प्रोबेबिलिटी हाई होता है। मुझे बताओ किसका प्रोबेबिलिटी हाई है, 70% इज हाई, तो आपको कौन सा प्राइस लेना पड़ेगा इसकी जर्नल एंट्री के लिए, आपका वेरिएबल प्राइस पर यूनिट रहेगा 85। तो याद रखेंगे फिर से, रेवेन्यू बुक करना है किस एएस से, इंडियस 115। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट है, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यूनिट्स। देन आपको क्या करना है, सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, हम उसको डिलीवर करेंगे उस क्वांटिटी को। फोर्थ, एंटर इट एट ट्रांजैक्शन प्राइस, यहाँ पर फिक्स प्राइस नहीं है, वेरिएबल प्राइस क्या है बेटा, 85। तो सेल कितने से बुक होगा ये इंडेक्स वो सिखा रहा है, डेटर कितने से, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने से वो नहीं सिखा रहा है, सेल बुक करो कितने से, 85। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 का भी सॉल्यूशन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट लाइकली, तो हमें कुछ चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर से बताओ, सेल्स क्वांटिटी कितनी, 4,000, मोस्ट लाइकली वाला प्राइस कितना है, 85, 4,000 इंटू 85 आएगा 3,40,000। बट बच्चों आपने अपने डेटर से डील कितने की है, 100 रुपए की, तो 4,000 इंटू 100 ये आएगा बच्चों 4 लाख। हमने इनकम 3,40,000 से बुक की है रेवेन्यू, बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 60,000। इसको ब्रैकेट में दे दो बेटा। इसको एक और नाम से जानते हैं, अर्नड इनकम। इसको एक और नाम से जानते हैं, एडवांस इनकम। फिर से मैं बोल रही हूँ लास्ट टाइम, हियर अप्लाइज इंड AS 115। दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस इज देयर। बाकी कहीं पर ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं है, यहां वाले सेल को बुक करने के लिए पूरी कहानी इंडेस 115 की घूम रही है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, यस। क्या यहाँ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यस। क्या ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया, यस। और अगर हो गया है तो इसको बुक किस पे करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस पे। ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या क्या आता है, फिक्स्ड कंपोनेंट, वेरिएबल कंपोनेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन, या इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है तो नहीं लेते। एंड लास्ट,
अगर कोई हमने डिस्काउंट वाउचर आपको दिया है। क्या बच्चों यहाँ तक बात समझ आ गई? क्या बच्चों यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? चलो, काफी सारे सम्स है बेटा इससे रिलेटेड, करते रहेंगे जहां तक कर सकते हैं। आज कॉन्सेप्ट आर डन नाउ। क्वेश्चन नंबर 12, एक इंटरेस्ट वाला पार्ट है, वो ऑलरेडी आपको हायर परचेज में आपने इंटर में पढ़ रखा है। अगर मैं बात करूं लीज वाला चैप्टर, वहां आपने पढ़ रखा है। आपको जहां पर भी आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना सीखा है ना, वहां आपने वो पार्ट पढ़ रखा है। चलो नेक्स्ट। ऑन 1st April, ABC Limited sold a class to a student for 2,40,000. The student agreed to pay this amount after 2 years. The discount rate is 10%. The present value factor, यहां से आपका आ जाता है इंटरेस्ट कंपोनेंट वाला पार्ट, मतलब द थर्ड, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस कंपोनेंट। ये आपका आ गया बच्चा थर्ड, ये आपका थर्ड पार्ट जो मैंने सिखाया था वो आ गया कि आपके आपके ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होता है। हमारे ट्रांजैक्शन प्राइस में फिक्स्ड प्राइस, वेरिएबल कंसिडरेशन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है इज, मतलब वो हमेशा अलग चलेगा, आपका रेवेन्यू अलग चलेगा। बट अगर आपका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर रहा एंड रेट लेस देन 5% रहा, तो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट विल बी द पार्ट ऑफ रेवेन्यू। करेक्ट? तो अब हम यहां से सम को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम यहां से सम पे आ गए। क्या यहां तक क्लियर है? चल, 2 मिनट कर लो, फटाफट फटाफट यहां तक सम को देखेंगे। क्विकली एवरीवन रीड द क्वेश्चन, क्विकली एवरीवन रीड द क्वेश्चन बच्चों। चलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? आई नो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं मैम हमें ये आता है, बट एक बार देखेंगे इसकी जनरल। आई नो आपको ऑलरेडी आता है, लीज में भी पढ़ा है आपने, हायर परचेज में पढ़ा है, सब कुछ सेम टू सेम है। बट याद रखना, अगर आपका 1 से ज्यादा साल का आपका क्रेडिट पीरियड है एंड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से ज्यादा है, इंटरेस्ट एंड रेवेन्यू कभी मर्ज नहीं होगा। बट इफ इट इज लेस देन 1 ईयर और इट इज लेस देन 5%, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू। प्लीज रिमेंबर इट। तो अगर मैं पार्ट ऑफ रेवेन्यू की बात करूं ना, इंटरेस्ट कंपोनेंट, इसको मैं उल्टा लिख देती हूं, लेस देन 1 ईयर एंड ROI लेस देन 5%, तो वो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट होता है। इसको आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट अलग चलता है, रेवेन्यू अलग चलता है। चलो एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं डायग्राम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 12, चलो मेरे साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। भैया जी, कंपनी भैया इधर आइए। ऑन 1st April 2024, एक बच्चा है जिसको मैंने अपनी क्लास बेची। उसने कहा मैं आपको 2 साल बाद पेमेंट दूंगा। क्या मतलब था भाई मुझे बेचने का? हट, क्या 2 साल बाद मैं प्रोडक्ट के पैसे लूंगी? तो वो मेरे को कह रहा है मैम, ओ गाइस ये क्या हो गया? समझ आ रहा है क्या यहाँ तक? यस मैम। 2 साल बाद, 2 साल बाद मुझे वो कितना देगा? 2,42,000। अगर मैं एग्रीमेंट 2 साल पहले की हूँ किसी चीज के लिए जो 2 साल बाद उसका पेमेंट आएगा, और हमें एंट्री तो आज करनी है ना, आज बेचा है। हाँ हाँ, बच्चे कह रहे हैं मैम हमें याद है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आपने ये 1000 बार हमें बोल दिया है। एनी पेमेंट डन इन फ्यूचर, आज उसकी वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा। 2,40,000 का 10% रेट है, 1/1.10, 1 साल का, तो दूसरे साल का रेट आएगा 0.826। मैम ये तो क्वेश्चन में भी दिया था, अच्छी बात है, इंटू 0.82645 इंटू 2,42,000। तो आज की इसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख। आज मेरे CFR क्लास की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। और आप फ्यूचर में दोगे कितना? 2,42,000। तो ये जो डिफरेंस है आपका, ये किस लिए है? It is because of 2 years interest, which is 42,000. Since it is greater than 1 year and the rate of interest is greater than 5%, here मेरा rate of interest कितना है? 10%. Here मेरा rate of interest कितना है? 10%. Interest अलग जाएगा and मेरा revenue अलग जाएगा. As simple as it is. बस, तो आपको ये मिल गया, इंटरेस्ट निकाल लो 1st ईयर में
मेरा अमाउंट कितना था ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का, 2 लाख का 10% इंटरेस्ट आएगा 20,000। कुछ भी इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं किया था तो क्लोजिंग कितना बन जाएगा 2,20,000। अब भी तो लीज पड़ा है, अभी जस्ट तो आपने लीज पड़ा है। अच्छा समझ लो, ओपनिंग, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग, ये 2,20,000। सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, सेकेंड ईयर का ओपनिंग 2,20,000 इंटू 10%, यह आ जाएगा 22,000। इसका इस आपने इस साल तो सब पे कर दिया, तो बताओ आपने कितना पे कर दिया, 2,20,000 प्लस 22,000, तो आपने यहाँ पर 2,42,000 पे कर दिया ईयर एंड पे। क्लोजिंग कुछ नहीं, वही बचपन से इंटरेस्ट का चार्ट जो आपने सीखा है बेटा, ये वाला सब मैंने इंटरेस्ट के लिए लिया ही नहीं है, ना कि मेरे को रेवेन्यू। रेवेन्यू तो मुझे पता है 2 लाख से बुक होगा। यहाँ पर एक ना अजीबो गरीब जर्नल एंट्री जो पहले से आपको आती है वही वापस बुक करनी है। अब सुनो, याद करो बेटा, लीज में या आप अपने क्या बोलती हूँ हायर परचेज में आप अपना कैश प्राइस से एंट्री बुक करते थे कि दिस इज माई एक्चुअल सेल। मैं भी यहाँ वही कर रही हूँ। जर्नल एंट्री देखेंगे फर्स्ट ईयर में। बताओ बच्चों, मैं डेटर से लूंगी कितना? मैम आप लोगे डेटर से 2 लाख। किस बात का, सेल्स का। कितना बेटा, 2 लाख। यहां तक सारे बच्चे सहमत है क्या? यहां तक सारे बच्चे सहमत है क्या? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब मुझे बताओ मैम, आपको लेना टोटल इंटरेस्ट का भी कितना है, 42,000। तो ये अमाउंट भी आपको लेना है। जो अमाउंट हमें लेना होता है वो मेरी क्या होती है, असेट। इफेक्टिवली आपके इंस्टीट्यूट कैसे नहीं करना चाहिए था, बट आपका इंस्टीट्यूट इस एंट्री को ऐसे ही मांगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो कह रहे हैं अपने ईयर बिगनिंग पे ही, जिस दिन आपने माल बेचा 1 अप्रैल 2024 को ही एंट्री कर लो। आप टोटल इंटरेस्ट कितना कमाओगे, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, असेट है ना। यहां पर इंटरेस्ट मेरा क्या है, इनकम, जो कमाया हुआ इनकम अभी तक मिला नहीं, ईयर बिगनिंग के लिए वो क्या होगा, असेट। ईयर बिगनिंग के लिए वो क्या होगा बच्चा, असेट। टोटल अक्रूड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ईयर बिगनिंग पे क्या होगा, इंटरेस्ट, एसेट। इंटरेस्ट कमाया पर अभी तक मिला नहीं, टोटल कितना है, 42,000। आप अपना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बुक कर रहे हो, अक्रूड इंटरेस्ट कितने का, 42,000 का। अभी तक ये पैसा आपको मिला नहीं है। अक्रूड इंटरेस्ट क्यों बुक हुआ, बिकॉज अभी तक ये पैसा आपको मिला नहीं है। एम आई क्लियर? और क्या ये आपकी इस साल की इनकम है, नहीं मैम। ईयर एंड होगा तब ये मेरी इनकम बनेगा, ईयर एंड होगा तब ये मेरी इनकम बनेगा। तो टू अर्न अर्नड इंटरेस्ट, फालतू का इंस्टीट्यूट ने टाइम पास किया, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इंटरेस्ट अभी इतना मिलेगा, ईयर बिगनिंग पे इतना मिलेगा, जो पैसा मिलेगा वो असेट। क्या ये असेट आपका एक्चुअली इस साल का कमाया हुआ इनकम है या 1 साल के बाद, 1 साल के बाद? तो अर्न इनकम मेरी क्या है, लायबिलिटी। तो अक्रूड इंटरेस्ट, एक तरफ तो हम कह रहे हैं हमें इतना ब्याज मिलेगा, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ये जो ब्याज हम सोच रहे हैं अब में मिलेगा, ये अभी मेरे इस साल की इनकम नहीं है। ज्यादा असेट हमने बुक कर लिया, इमीडिएटली हम उसकी लायबिलिटी बुक कर रहे हैं। वियर्ड एंट्री, बट कांट डू एनीथिंग, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में यही है। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो याद रखना अगेन, इंड एस 115 क्या बोलता है, इंड एस 115 ट्रांजैक्शन प्राइस विच इंक्लूड्स फिक्स्ड, वेरिएबल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट उसका पार्ट नहीं होता, और वो मैंने प्रूव भी किया, ये अलग से आ रहा है। एम आई क्लियर? एनीबडी हैज एन इश्यू? बस कुछ नहीं, खत्म हो गया, ईयर एंड आ जाएगा, ईयर एंड। अब ये वाला अर्न इंटरेस्ट, अर्न अर्न इंटरेस्ट में से कितना अमाउंट मेरा इस साल का अर्न इंटरेस्ट हो जाएगा, 20,000। 20,000 फर्स्ट ईयर की इनकम, इंटरेस्ट इनकम। बेटा याद रखना, ये दोनों तो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, असेट, पैसा मिलेगा उस स्टूडेंट से, अभी तक मिला नहीं है। ये दोनों ऐड करके क्या सिग्निफाई करेगा, पैसा मिलना है, 2,42,000 मुझे स्टूडेंट से मिलना है। उसमें से 2 लाख रेवेन्यू के कारण मिलना है और 42,000 इंटरेस्ट के कारण मिलना है 2 सालों का। एम आई क्लियर? फिर ये इंटरेस्ट इनकम
और ये सेल्स कहाँ से क्लोज हो जाएगा बच्चा? पीएनएल से। 20,000 और ये आ जाएगा 2 लाख, ये क्लोज कर दो पीएनएल से 2,20,000। फिर ये बच्चा ईयर एंड में 31 मार्च 26 में फाइनली पहले मैं ये 22,000 वाले भी इनकम बुक करूंगी, 22,000 वाली भी इनकम बुक करूंगी। अर्नड इंटरेस्ट, अब फाइनली मैंने कमा लिया है, पहले 20,000 कमाया था, अब 22,000 और कमा लो, टू इंटरेस्ट इनकम 22,000। इस साल तो कोई सेल्स बुक हुआ नहीं है, ये इंटरेस्ट इनकम कहाँ से क्लोज हो जाएगा? पीएनएल से, टू पीएनएल 22,000। करेक्ट। और याद रखना 2 साल बाद यहां पर फाइनली वो स्टूडेंट मुझे 2,42,000 दे देगा, तो बैंक में आएगा 2,42,000। क्यों? ऑन अकाउंट ही वॉज माई डेटर 2 लाख and 42,000 on account of total outstanding interest which was known as accrued interest. पैसा मिलने पे, being amount received after 2 years. After 2 years. क्या बच्चों बात समझ आ गई क्या? Being amount received after 2 years. तो बेसिकली ये हायर परचेज वाला ही काम कर रही हूँ, एज सिंपल एज दिस। बस याद रखना यहां पर रेवेन्यू जो बुक कर रहे हो उतने से डेटर कंपोनेंट, जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है ना, वो 0 ईयर की बिगनिंग में ही पूरा बुक कर रहे हैं। ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है इन द नेम ऑफ टोटल अक्रूड इंटरेस्ट। एंड सिंस ये आप अपने एज अ एसेट बुक कर रहे हो जो अभी तक आपने कमाया नहीं है, तो आप इसको एज एन अर्नड इंटरेस्ट लायबिलिटी बुक कर दो। बेसिकली अनअर्न इंटरेस्ट एज ए लायबिलिटी क्लोज होता जाएगा जैसे ही आप वो इंटरेस्ट कमाते जाओगे। अक्रूड इंटरेस्ट क्लोज हो जाएगा जब आपको पैसा एक्चुअली आ जाएगा। असेट क्लोज होता है पैसे आने पे, लायबिलिटी को क्लोज कर रहे हैं हम धीरे 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 इनकम से सेट ऑफ करते हुए। गाइस मैंने नरेशन कहीं नहीं लिखा है, आई होप नरेशन आप लिख लोगे, आई होप नरेशन आप लोग लिख लोगे। करेक्ट, करेक्ट बच्चों, एवरीबॉडी। चलो एक और सम सॉल्व करते हैं बेटा, ये मैं चाहूंगी आप करो, एक बार देख लो। ऑन 31 मार्च ईयर एंड बोल रहा है, इस बार ईयर एंड है। सोल्ड गुड्स एट अ प्राइस ऑफ 1 लाख पेबल 2026, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26। आफ्टर 3 years मिलेगा 1,33,100। The implicit rate of interest is 10 years. More than 1 year, rate of interest greater than 5%, revenue book अलग होगा, interest अलग जाएगा। How will be the revenue being recognized? बहुत आसान है, इसको करंट वैल्यू पे करो, 1 divided by 1.10 into 133,100। तो आज का अगर आप मैं इसको, आज का जो आप मेरे को प्रेजेंट वैल्यू मांगोगे 1 divided by 1.10, 0.7513, 133 को 3 साल पहले अगर आप डिस्काउंट कराओगे, 0.7513 को अगर आज की वैल्यू पे डिस्काउंट कराओगे तो ये आएगा 1 लाख। बस 1 लाख पे 10% 10,000, 1,10,000 पे 10%, फिर 1,10,000 पे 10% पे फर्दर 10%। ये सम बच्चा आप लोगों को होमवर्क में करना है। इसमें 2 साल नहीं है, इसमें 3 साल है। एंट्री बताओ क्या होगी? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू अनअर्न्ड इंटरेस्ट। ये अक्रूड इंटरेस्ट क्या शो करता है? असेट। ये कब क्लोज होगा? जब पैसा 3 साल बाद आएगा। बट ये अर्न इंटरेस्ट क्या शो कर रहा है? लायबिलिटी, जो कि धीरे धीरे इनकम में जाएगी जैसे जैसे हर साल का आप इंटरेस्ट कमा लोगे। दिस विल बी योर होमवर्क। आपको इसका सॉल्यूशन मॉड्यूल में मिल जाएगा, सेम एज 12 में 2 साल था, 13 में 3 साल है, बट इजी सम है। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम टू दिस? एनीवन एनी प्रॉब्लम? चलो क्वेश्चन नंबर 14। On 1st April, X sold at a price of 1,30,000 payable on 31st July. मतलब 24 अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओ माय गॉड, विद इन 4 months। Correct. The implicit rate of interest is 12% per annum. ये 12। What would be the revenue to be recognized? Guys फटाफट बताओ कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? 1,30,000 है, कितना है बच्चा?
एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये फिगर मेरे को वैल्यू देख लेने दो। गाइस 1 सेकेंड बच्चों, मैंने थोड़ा सा रीड करने में गड़बड़ किया, इसलिए मेरे को इमीडिएटली स्ट्राइक हुआ कि कहीं हम गलत तो नहीं चले गए। इसलिए देखो, ऑन विच क्वेश्चन में वे, हाँ, ऑन 1st April एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स एट अ प्राइस ऑफ 1,30,000 पेबल ऑन जुलाई। इसका मतलब 1,30,000 में वो 4 महीने का ब्याज घुसा हुआ है। अप्रैल मई जून जुलाई पेबल है ना, इसमें 4 मंथ्स का इंटरेस्ट घुसा हुआ है एट द रेट ऑफ 12%, बट सिंस द टाइम पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी इनसिग्निफिकेंट एंड पूरा 1,30,000 से रेवेन्यू बुक होगा। आपका सेल्स पूरा 1,30,000 से बुक होगा। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,30,000। तो याद रखना, सिंस यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज ग्रेटर बट द टाइम पीरियड वॉज लेस, तो दोनों में एक भी ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट इनसिग्निफिकेंट माना जाएगा। और इनसिग्निफिकेंट इंटरेस्ट को आप ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर ही रखते हैं, हम उसको एक्सक्लूड नहीं करते। ये मैंने नहीं पढ़ा था बेटा जब मैं आपको करवा रही थी पेबल। चलो यहां तक क्लियर है? यस मैम, आ जाओ। On 1st April, X sold the price of rupees 1,25,000 plus interest at the rate of 30% payable on 31st July 24 at the end of a normal credit period of 4 months. What should be the revenue be recognized? तो आप बेटा 1,25,000 का 4 months का 30% के हिसाब से बताइए कितना आएगा। इंटू 4 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1200। बेटा ये 12 करो, 12, तो इसका इंटरेस्ट आ रहा है 12,500, बिकॉज ये जो प्राइस दिया है ना, ये एज ऑन 1st April दिया है। 1st April का प्राइस है 1,25,000। आप पेमेंट लोगे, हमने माल बेचा है और हम इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं, 30%। मैं पैसा लूंगी आपसे 4 महीने के बाद 30% के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट, बट सिंस rate of interest is greater than 5% but the time is less than a year, interest is considered to be insignificant, तो आपका टोटल रेवेन्यू बुक हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं 1,25,000 1,25,000 1,25,000 प्लस 12,500 12,500 12,500, तो मेरा रेवेन्यू बुक हो जाएगा 1,37,500 inclusive of interest। तो याद रखना, ट्रांजैक्शन प्राइस इंक्लूड्स फिक्स कंपोनेंट, इट इंक्लूड्स वेरिएबल कंपोनेंट, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट विच इज लेस देन अ ईयर और लेस देन 5%। insignificant interest is the part of transaction price. Insignificant interest is the part of transaction price. चलो गाइज, ये आप होमवर्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 आप होमवर्क कर लेंगे बच्चा, क्या आप होमवर्क कर लेना। चलो अब आ जाते हैं 17। ये एक मेन सम है जो बात करता है आपका लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज डिस्काउंट वाउचर्स। ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जो ट्रांजैक्शन प्राइस में आता है। तो एक बार फटाफट बताओ, ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या आता है? फिक्स्ड प्राइस डिस्कस कर लिया, वेरिएबल प्राइस एक्सपेक्टेड वैल्यू या मोस्ट लाइकली कर लिया, इंटरेस्ट कंपोनेंट लेस देन अ ईयर और लेस देन 5% इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस कर लिया। नॉन कैश कंसिडरेशन में अगर कुछ एक्सचेंज हुआ तो फेयर वैल्यू, एज सच कुछ नहीं है। एंड लास्ट, अगर कोई कंसिडरेशन हम एडिशनल किसी कस्टमर को दे रहे हैं एज अ डिस्काउंट वाउचर, उसका एक लास्ट कंपोनेंट, लास्ट पॉइंट आपको ट्रांजैक्शन प्राइस का डिस्कस करना बाकी रह गया। चलो एक काम करते हैं, वो डिस्कस करने से पहले छोटे छोटे थोड़े से इजी सम्स करें क्या, थोड़ा सा आप लोगों का भी मन लगा रहेगा। इजी करते हैं चलो। जैसे कि 19, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, एलोकेशन जो ऑलरेडी सीख रखा है। ए लिमिटेड सेल्स 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर ₹20,000। इंडिविजुअल प्राइस उसका है कितना? इंडिविजुअल प्राइस अगर देखेंगे तो ये पूरा कॉम्बो बनता है 25,000 का, बट हम उसको बेच रहे हैं 20,000 में। तो अगर हमें पर फैकल्टी एलोकेट करना है कि तेरे को कितना हिस्सा मिलेगा, तो आप कैसे करोगे? वेरी गुड मैम, 10,000 बनता था जब टोटल कॉम्बो 25,000 का, तो अगर कॉम्बो 20,000 का तो बताओ कितना? 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000। ओ
10,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 20,000। ऐसे मैंने एक टाइम पास के बीच बीच में सम्स दे दिए थे। अगर 6,000 बन रहा है टोटल 25,000 के कॉम्बो में, तो बताओ 20 में कितना। 4,000 बन रहा है टोटल 25,000 के कॉम्बो में, तो बताओ 20 में कितना। 5,000 बन रहा है टोटल 25,000 के कॉम्बो में, तो बताओ 20,000 में कितना। निकालोगे बच्चों? दिस इज नोन एज एलोकेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ये आपको क्या दिया हुआ है? स्टैंड अलोन प्राइसेस। ये आपको क्या दिया है? टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस। आप अपने स्टैंड अलोन प्राइसेस के बेसिस पे ट्रांजैक्शन प्राइस जो कंबाइंड है उसको एलोकेट कर रहे हैं टू इट्स परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ऐसे थोड़ा सा इजी इजी सम्स करा देती हूँ बेटा, बिकॉज काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके। ये वाला देखेंगे। चलो 20। B Limited is selling 4 different subjects to students at 20,000 individual price. Allocate the transaction price among all the 4 subjects if discount is totally to be borne by FR. मतलब बाकी लोग चेंज नहीं हो रहे, तो बहुत सिंपल है। FR को कम कर देंगे। FR कितने का आ जाएगा? पूरा का पूरा डिस्काउंट किसको देना है? FR को ये क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये आएगा 5, ये बचेगा 6, ये बचेगा 4। यहाँ लोकेशन की टेंशन ही नहीं है, बस क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया है पूरा डिस्काउंट किसको दे दो? CFR को। मतलब यहाँ पर जो भी 25,000 का कॉम्बो 20 में जा रहा है, वो 5,000 का डिस्काउंट पूरा का पूरा किसको देना पड़ेगा? CFR को। तो यहाँ पर एलोकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी एलोकेट करके दिया है CFR को। चलो आई थिंक बाकी सारे सिर्फ एक वाउचर वाला पॉइंट अभी हम कर सकते हैं, डिस्काउंट वाउचर वाला। एक मिनट बच्चों, हम डिस्काउंट वाला वाउचर वाला पॉइंट कर सकते हैं, येस और नो? एक बार देखते हैं। चलो बच्चों, आई होप तुमने क्वेश्चन नंबर 17 रीड कर लिया। मैंने कहा था आपको कि हमने ट्रांजैक्शन प्राइस के सारे जितने पॉसिबल वेरिएशन है उसके सम्स कर लिए थे, जहां पर फिक्स्ड प्राइस, वेरिएबल प्राइस, इंटरेस्ट कंपोनेंट का कैसे ट्रीटमेंट होता है, नॉन कैश कंसिडरेशन में फेयर वैल्यू कंसिडर करते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? जब मैं अपने कस्टमर को कुछ एडिशनल वाउचर्स देती हूं, जब मैं उनको सेल करती हूँ चीजों को, जैसे कि डिस्काउंट वाउचर। ये बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि ये सारे 5 अलग टाइप के कंपोनेंट्स है ट्रांजैक्शन प्राइस के। और ये फिफ्थ वाला जो कंपोनेंट मैंने डिस्कस किया था, कौन सा? जिसमें हम आपको कोई डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं और इस डिस्काउंट वाउचर के साथ एक कंडीशन अटैच है कि अभी दे रहे हैं डिस्काउंट वाउचर, बट अगला जब आपका सेल होगा उस सेल में, मतलब जब अगला कोई सेल मैं करूंगी जहां पर तुम एज अ कस्टमर मेरे पास आओगे, तो उस अगले सेल में आपका ये डिस्काउंट वाउचर रिडीम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 70। इसका ही बेटा मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने नीचे आपको दे रखा है, वो आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। उसका ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसका मिलता जुलता क्वेश्चन जो मैंने नीचे मार्क कर रखा है बेटा, ये सारे आपके होमवर्क में ही रहेंगे। फाइनेंशियल, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं। चलो गाइस, मैं बाद में देख के बता दूंगी, बट पहले क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा, आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन दिए ना मैंने 21 22 के बाद जितने भी क्वेश्चन है, कुछ मैंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से लिया है, सी इंस्टीट्यूट का, और कुछ मैंने आपका पूरा का पूरा आपके इंस्टीट्यूट का मटेरियल 100% कवर किया है, ताकि कुछ भी मिस ना हो एंड आराम से बच्चों आप वो सम्स कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते बेटा क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करना। एवरीबॉडी विथ मी। क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करेंगे मेरे साथ। पहले इस पूरे क्वेश्चन का क्या बना लेंगे? डायग्राम। एंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ये पूरा क्वेश्चन आपके साथ रीड करना चाहती हूँ। मैं इस पूरे क्वेश्चन को आपके साथ पहले रीड करना चाहती हूँ। मैं रीड कर लेती हूँ पहले आपके लिए क्वेश्चन को। ऑन 31 मार्च 2024 ए लिमिटेड एंटिटी है। ए लिमिटेड के ऊपर लिखो एंटिटी। दिस एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर। कस्टमर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया जहां पर हम कितने का माल बेच रहे? गुड्स। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है बच्चा। ये 4,000 क्या है? दिस इज अ ट्रांजैक्शन प्राइस।
बट किसी भी सम को सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना पड़ता है उसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल है या मल्टीपल है। अगर सिंगल है तो वो उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का प्राइस होगा, अगर मल्टीपल है तो इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन। ठीक है, आगे। और उसके साथ आपको क्या मिलेगा, 50% डिस्काउंट वॉचर जो आप फ्यूचर में अवेल कर सकते हो विद इन 30 डेज। बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, बेसिकली बच्चों आप अगर इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए अगर आपने मेरे से 4,000 का माल खरीदा, मतलब मेरी सेल 4,000 की हुई, तो मैं आपको एक डिस्काउंट वाउचर दूंगा 50% का, और ये डिस्काउंट वाउचर आने वाले आपकी जो भी परचेज होगी उसके साथ आप रिडीम कर सकते हो विद इन 3 years। कैन आई से ये एक तरीके से आपका बिजनेस प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन है। जब आप एक प्रोडक्ट को बेचते हो, आप नॉर्मली तो प्रोडक्ट को बेचते ही हो, बट अगर आप एक्स्ट्रा ज्यादा माल खरीदते हो तो आपको कंपनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाउचर भी देती है, और वो रिडीमेबल है। फ्यूचर में उसके अगेंस्ट आप फायदा ले सकते हो। इस केस में एंटिटी का एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, डिस्काउंट वाउचर भी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इज अ पॉइंट क्लियर? अप टू 3,000 विद इन 30 डेज। जनरली हर एक बंदे को मैं कितने का डिस्काउंट बिजनेस में देती हूँ, 10% इज अलाउड ऑन सेल्स। ऑर्डिनरी डिस्काउंट विल नॉट बी अवेल। अगर आप 50% का डिस्काउंट ले रहे हो तो आपको ऑर्डिनरी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देयर इज 60% प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मेरा कितना है 60%, दैट द कस्टमर विल रिडीम द डिस्काउंट वाउचर। कस्टमर अपना डिस्काउंट वाउचर रिडीम करेगा, इसकी चांसेस मुझे सिर्फ 60% लग रहे हैं। एंड द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ परचेज जो मुझे लग रहा है, जो मेरे को लग रहा है कि वो फ्यूचर में कितने की परचेज करेगा, 2,000 से ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब मेरे को डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसका प्राइस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इन अप्रैल 2024 इन रियलिटी क्या हुआ, द डिस्काउंट वाउचर्स आर रिडीम्ड फॉर परचेज ऑफ एडिशनल गुड्स ऑफ 2,800। 2024-25 में ये डिस्काउंट वाउचर रिडीम हो गया। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन 2023-24 एंड 24-25। कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा, कुछ भी बड़ी बात नहीं कर रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 को मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। एवरीबॉडी, मैं एक काम करती हूँ, जो मेरा स्टाइल है, पूरे क्वेश्चन को पहले लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर देती हूँ, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना बेटा, वो आपको एक जगह मिल जाता है। चलो मैं क्वेश्चन को वापस रीड करती हूँ। 31 मार्च 2024 मतलब, अच्छा यहां पर 31 मार्च 2024 ए लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर गुड्स ऑफ, हम उसको कितने का माल बेचने में इंटरेस्टेड है, 4,000। और जब तुम 4,000 का माल खरीदोगे तो आपको गुड्स भी हम देंगे, उसके अलावा एक डिस्काउंट वाउचर भी देंगे। और ये डिस्काउंट वाउचर की क्या वैल्यू है, 50%। 50% का हम डिस्काउंट वाउचर भी देंगे, अच्छी बात है। फ्यूचर परचेज ऑफ 3,000, ओके। नॉर्मली हम कोई भी बंदा किसी भी सिचुएशन में आता तो हम उसको 10% का डिस्काउंट देते ही देते। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, 4,000 का माल खरीदा है तो फॉर श्योर 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस का रूल। उसके अलावा सिंस आपने 4,000 का माल खरीदा, आप किसके लिए एलिजिबल हो गए, आप एलिजिबल हो गए डिस्काउंट वाउचर के लिए। एक सेकेंड बच्चा, आप एलिजिबल हो गए डिस्काउंट वाउचर के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे बेसिकली आपको डिस्काउंट वाउचर कितने का मिला, तो कहना है डिस्काउंट वाउचर 40% का। 10% का तो डिस्काउंट कंपनी सबको ही देती है, चाहे 4,000 का खरीदो, 5,000 खरीदो, 1,000 का खरीदो, 500 का खरीदो, रूल 10% डिस्काउंट का सबको है, करेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, पहले तो एकदम ध्यान से शांति से देखेंगे, उनका नॉर्मली क्या स्टैंड अलोन प्राइस बनेगा, स्टैंड अलोन प्राइस बनेगा सबसे पहले गुड्स का, गुड्स तो भाई 4,000 के हैं, हर एक बंदे को 10% का डिस्काउंट तो देंगे देंगे, तो मेरा प्राइस बनेगा 3,600। कोई कंफ्यूजन? बट अगर मैं डिस्काउंट वाउचर की बात करूं तो मुझे बताओ 50% डिस्काउंट वाउचर है, 40%? मैम 40%, इसमें वो 10% घुसा हुआ है जो नॉर्मली सबको देते हैं। तो डिस्काउंट वाउचर एक्चुअली कितने का है, 40%। तो 40% का डिस्काउंट वाउचर
हमें लग रहा है 60% लोग ही यूज करेंगे, और हमें क्या एक्सपेक्टेड प्राइस एक्सपेक्टेड है बाजार में? 2000। क्वेश्चन में क्लियरली क्या है? देयर इज 60% प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर विल डिस्काउंट द डिस्काउंट वाउचर अमंग्स द परचेज ऑफ 2000। तो अगर मैं अपना प्रोबेबिलिटी, अपनी एस्टिमेट निकालू इनटू 40%, तो बेसिकली 480। कैन आई से ये मेरा टोटल प्राइस बनता था 4080, और आपको ये अमाउंट कितने में मिल गया? 4000 में। आपको ये चीज कितने की मिल गई? 4000 में। आपको ये चीज कितने की मिल गई? 4000 में। फिर से देखेंगे बच्चों, फिर से देखेंगे। नॉर्मली किसी भी गुड्स को अगर आप खरीदने जाओगे तो 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये जो खरीदने गए थे, कस्टमर सेल्स अ गुड टू 4000, ग्रांटिंग हिम 50% डिस्काउंट एडिशनल, प्रोवाइडेड 10% इज अ नॉर्मल डिस्काउंट विच इज गिवन टू एवरीवन। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका जो कंबाइंड सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 3600। फिर से देखो बच्चों, फिर से देखो एक बार स्टार्टिंग से। एज अ कस्टमर तुम मेरे पास आए, मैंने कहा ये आइटम 4000 का है, 4000 का है, और सिंस आपने 4000 का आइटम खरीदा, अगर आप 4000 का नहीं भी खरीदते, 2000, 1500 कितने का भी खरीदते, मैं आपको 10% का डिस्काउंट देता। बट सिंस आपने 4000 का ये सामान खरीदा, आपने 4000 का ये सामान खरीदा, तो आपको 10% डिस्काउंट को देंगे ही देंगे। मतलब आपसे हम 3600 ही लेंगे। उसके अलावा एज अ वाउचर, ये मैं आपको डिस्काउंट वाउचर भी अटैच करके दे रहा हूं, जिसका मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं। इस 3600 में आपको ये डिस्काउंट वाउचर भी मिल गया, और इस डिस्काउंट वाउचर को फ्यूचर में आइएगा, रिडीम कर लीजिएगा। मतलब फ्यूचर में आपने कुछ भी परचेज किया, उस प्राइस के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दूंगा। तो देखा जाए कंपनी के पास से दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जा रहे हैं, दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का कंबाइंड प्राइस 3600 है या नहीं है? अग्रीड, गुड्स 3600 के लेने के कारण ये वाउचर आया, बट कंपनी भाई पागल नहीं है। मैंने कितनी बार कहा, कंपनी बिजनेस करते वक्त बोलती है फ्री का है, फ्री का है। कंपनी के दिमाग में ऑलरेडी प्राइसिंग गुड्स की चल रही होगी, डिस्काउंट वाउचर का भी चल रहा होगा। यहां तक बच्चों बात समझ आई? तो दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बट मेरे को प्राइसेस कंबाइन पता है। इसमें से एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो एट द पॉइंट ऑफ सेल ही मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी। ये जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इसका रेवेन्यू अभी नहीं बुक होगा। वेरी गुड, ये एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ये कब हमारे रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा? जब मैं अगली बार आके आपसे माल परचेज करूंगी। इसका मतलब कंपनी को अगर बेचने का मौका अगली बार मिला टू द कस्टमर, तब ये डिस्काउंट वाउचर मेरी एक्चुअल रेवेन्यू बनेगा। तो अगर बच्चों मैंने जो भी बोला यहां तक बात समझा क्या? क्वेश्चन में बहुत सारी बातें वेग है। 4000 वॉज द सेलिंग प्राइस, जहां पर नॉर्मली मैं 10% डिस्काउंट करती हूँ 3600। सिंस आपने इतना महंगा सामान खरीदा, मैं आपको एडिशनल 40% का और डिस्काउंट दूंगी। करेक्ट, ये रूल है। तो इसको मैं 40% भी बोल सकती हूँ रादर देन 50%। करेक्ट। मैंने इंडिविजुअली जब उनके मार्केट स्टैंड अलोन प्राइसेस ढूंढा, तो मुझे पता चल गया कि 4000 का आइटम 10% डिस्काउंट, ये नॉर्मल कोई भी आदमी खरीदता तो 3600 पड़ता, और 40% का डिस्काउंट वाउचर 2000 पे 60% पे इतना, तो स्टैंड अलोन प्राइसेस इतना है। बट एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस करना पड़ेगा। एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, ये मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस है कितना? 3600 इज द ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ गुड्स प्लस डिस्काउंट वाउचर। मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो 3600 का स्टैंड अलोन प्राइस है अमंग इतना, तो बताओ 3600 में कितना आएगा? 3600 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 4080, यह आएगा 31 रुपीज 3176। और डिस्काउंट वाउचर का क्या प्राइस बनेगा? 480 का डिस्काउंट वाउचर बनता है 4080 में, तो बताओ 3600 में कितना बनेगा? 480 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 4080, 480 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 4080, ये बनेगा 424। यहां तक क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट? बस बेटा सम हो गया, जर्नल एंट्री कर लो। पहली एंट्री हमारी 23-24 की क्या होगी?
डेटर्स अकाउंट डेबिट 3600 मुझे डेटर से लेना है, जिसमें एज पर इंड AS 115 पूरे को आप अपना रेवेन्यू नहीं बुक कर सकते हो। जो गुड्स अभी बिक गया है उसका ये ट्रांजैक्शन प्राइस एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ सेल बुक करना पड़ेगा। बट जो बचा हुआ है दैट इज द फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये आज मेरी रेवेन्यू नहीं है, ये फ्यूचर में कोई इवेंट होगा, अगर उस इवेंट में इसका सपोर्ट हुआ और इसने रिडीम किया तो ये मेरी इनकम है, फिलहाल ये मेरा रेवेन्यू या सेल्स नहीं है। यहां तक क्लियर है बच्चों? इस सेल्स को चुपचाप कहां से बंद कर देंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू PNL 3176। अब आ जाते साल 24-25 जो कि इंपॉर्टेंट साल है। 24-25 में बच्चों आपने कितने का माल बेचा? अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, एडिशनल गुड 2800 का खरीदा, एडिशनल गुड 2800 का खरीदा, एडिशनल गुड्स 2800 का खरीदा। तो बच्चों मुझे बताओ, जब वो बंदा आपके पास गुड्स लेने आया है, कितने का लेने आया? 2800। अब ध्यान से सोचो, एज अ कस्टमर आप आए मेरे पास, ये वाउचर लेके आयोगे। ये वाउचर में क्या है? ये वाउचर जब आप दिखाओगे मुझे तो आपको मैं 50% का डिस्काउंट दूंगी। रूल ये है, सेकेंड टाइम एज अ कस्टमर जब आप आए मेरे पास ये डिस्काउंट वाउचर लेके, और जब मैंने आपको ये डिस्काउंट वाउचर दिया था इसमें क्या लिखा था? नेक्स्ट टाइम आप जब भी मेरे पास माल खरीदने आओगे 30 दिन के अंदर ये दिखा देना, मैं आपको 50% का डिस्काउंट दे दूंगा। पता है या नहीं पता? तो उस बंदे ने 2800 का माल खरीदा, उसमें से 50% उसको पता है डिस्काउंट वाउचर से एडजस्ट हो जाएगा। तो बताओ बच्चा, वो बंदा मुझे बैंक में कितने पैसे देगा? मैम 2800 में वो 50% माइनस करके देगा। 2800 में माइनस 50% तो 1400 वो बंदा मुझे देगा। एंड सिंस अब आपने अपना डिस्काउंट वाउचर रिडीम कर लिया है, तो ये जो डिस्काउंट वाउचर आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी में पड़ा था, अब ये टाइम आ गया उसका रेवेन्यू बुक करने का। देखो ना, 3600 में मैंने 424 का रेवेन्यू कम बुक किया था उस साल, बिकॉज ये रेवेन्यू तब बनेगा जब रिडीम होगा। अब ये रेवेन्यू बना है, अब इसको क्लोज कर दो बिकॉज उसने रिडीम करा दिया। फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 424। तो इफेक्टिवली अगर आपसे कोई पूछे आपका रेवेन्यू 1400 इस साल का, 424 का जो पहले बुक नहीं था एज अ रेवेन्यू अब बुक करेंगे तो 1824। और ये सेल्स कहां से क्लोज हो जाएगा? PNL से, सेल्स अकाउंट डेबिट टू PNL। क्या बच्चे यहां तक बात समझ आ गई? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? तो फिर से मैं कह रही हूं बेटा, ये याद रखना, जब भी हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट वाउचर देते हैं सबसे पहले उसका स्टैंड अलोन प्राइस और उस गुड्स का स्टैंड अलोन प्राइस क्या है वो निकाल लो। बट जब हम किसी को डिस्काउंट वाउचर देते हैं हम उस सामने वाले से तो पूरी स्कीम की बात करते हैं कि भाई 4000 का माल है, 3600 में पड़ता, बट सिंस आपने इतना महंगा माल खरीदा है हम आपको और 40% का एडिशनल डिस्काउंट देंगे। बट वाउचर में क्या लिखा हुआ है? 50% डिस्काउंट इज द मैक्सिमम दैट यू कैन अवेल। एंड अगर आप 10% लोगे अगली सेल में तो आपको 50% नहीं मिलेगा। मुझे बताओ, एज अ बिजनेसमैन आप पागल हो क्या? आप 10% लोगे या 50%? डेफिनेटली 50%। तो सेकेंड टाइम जब आप मेरे से माल खरीदने आए आपने वो 10% वाला स्कीम यूज नहीं किया, आपने चुपचाप मुझे डिस्काउंट वाउचर दिया और कहा डिस्काउंट दे दो पहले। तो 2800 का माल खरीदा, उसमें से 50% तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगी बिकॉज आपके हाथ में डिस्काउंट वाउचर है, तो मैं आपसे लूंगी कितना? 1400। और अब सिंस डिस्काउंट वाउचर रिडीम हो गया है, जो कि मेरी रेवेन्यू में कभी बुक नहीं था, बुक होना चाहिए था बट उस वक्त नहीं हुआ बिकॉज रिडम्पशन पे ये मेरा रेवेन्यू है, तो जिस दिन आप मुझे डिस्काउंट वाउचर दोगे अब ये मेरी लायबिलिटी नहीं है, उस दिन मैं इसका रेवेन्यू बुक करूंगी। तो गुड्स का रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ सेल हो जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी का रेवेन्यू विथ टाइम जब वो कंडीशन पूरा होगा तब वो मेरा रेवेन्यू बुक होगा। तो यहां पर फिर से मैंने इंड AS 115 का कंप्लायंस किया ये कह के कि भाई अब आप मेरा रेवेन्यू बन सकते हो बिकॉज आपने 30 डेज के अंदर अगली परचेज कर ली या एंटिटी ने अगली सेल उस कस्टमर को कर दी। बच्चों आई होप ये पॉइंट समझ आ गया। बच्चों आई होप याद रखना बेटा, आप अगर सेकेंड टाइम अपना वाउचर रिडीम करने जा रहे हो तो ये कंडीशन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो कॉमन सेंस है, या तो 10% लो या वाउचर लो।
वाउचर 50% दे रहा है, क्यों 10% लोगे? 10% लेने के चक्कर में 40% का नुकसान हो जाएगा, इसलिए कोई भी बंदा 10% नहीं लेगा, 50% लेगा। यहां तक क्लियर है क्या? एनीवन, एनी डाउट? बस बेटा एक लास्ट एक थेरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। ये मैं आपकी थ्योरी में लिखा भी है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका नाम जितना लंबा चौड़ा है ना, ये थ्योरी में आता है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। तो आप कहोगे मैम ये क्या है? नाम अजीब और गरीब है? कुछ भी नहीं बेटा, ये बहुत सिंपल है एंड ये आपके मॉड्यूल में दिया है। इसका कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली पूछ सकते हैं, 4-5 मार्क्स के थ्योरी में ये आ सकता है बेटा, इसलिए मैंने सोचा मैं आपका ले लेती हूँ। बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट का ट्रांजैक्शन का मतलब है, मैंने कस्टमर को बिल कर दिया है, कस्टमर ने माल खरीद लिया है, सिर्फ मान लो कस्टमर के गोडाउन में जगह नहीं है, तो वो मुझसे क्या कहता, मैम क्या टेम्पररी आप मेरा माल अपने गोडाउन में ही रखो ना, जैसे जैसे मेरे को वहां कस्टमर को माल बेचना होगा मैं वैसे वैसे आपके गोडाउन से मंगा लूंगा, बट याद रखना मेरी तरफ से माल बिक चुका, आपने माल खरीद लिया, कोई डिस्कशन नहीं है, बिलिंग हो गई, माल आपकी है मेरा नहीं है, बट होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी या टेम्पररी होल्ड करने का राइट आपने सेलर के पास, एंटिटी के पास ही छोड़ा है, बिकॉज आपके गोडाउन में जगह नहीं है। दिस इज बिल एंड होल्ड। बिल करना मतलब बिलिंग हो गया, होल्ड मतलब रोक लो। बिल एंड होल्ड ट्रांजैक्शन पढ़ो। The entity holds the goods as custodian. Entity सिर्फ as a security purpose goods को होल्ड करती है and revenue उसका बुक हो चुका रिकॉग्नाइज करेगा। However, for establishing transfer of control, all the criteria should be identified. सिंपल बात है, बिलिंग विलिंग सब हो गया, रिस्क आपका, रिवॉर्ड आपका, सब आपका, सिर्फ जिसने माल खरीदा था उसके गोडाउन में जगह नहीं है, उसने कहा हम टेम्पररी रखोगे क्या? मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, बट एक बात बताओ, अगर आप कस्टमर की हेल्प कर रहे हो अपने गोडाउन का स्पेस देके, जो गोडाउन का स्पेस अगर आप कस्टमर के लिए यूज नहीं करते तो आप अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते थे। तो सिंपल चीज है, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। बिजनेस में तो डेफिनेटली कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो एज अ एंटिटी मैं जब अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी दूंगी बिल एंड होल्ड ट्रांजैक्शन का, तो मैं इंश्योर करूंगी कि मैं उसको वो जो गोडाउन फैसिलिटी दे रही हूँ उसके बदले में मैं उससे कोई चार्जेस लूंगी जो कि मेरी रेवेन्यू बनेगी, वो भी मेरा रेवेन्यू बनेगा। चलो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते भाई, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसके सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो गए। आगे अगेन मैं कह रही हूँ 23, 24 के बाद जितने भी क्वेश्चंस है सब सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से है या सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से है। अगर ये फास्ट ट्रैक बैच है एंड आई नो ये फास्ट ट्रैक बैच में हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड सम्स जो आपको करने चाहिए। उसके अलावा जो बात के सम्स हैं इफ टाइम परमिट्स प्रैक्टिस कर लो। उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, अदरवाइज यू हैव इट इन योर मॉड्यूल एंड आई एम श्योर आपको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आप सबको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आ जाएगा। बट येस रेगुलर बैच में इसके बाद की भी सारे के सारे सम्स मैंने डिस्कस किए हैं। चलो आ जाओ। A Limited entered into a contract with a customer for construction of a machine at a site for rupees 8 लाख। 8 लाख में मैं कस्टमर का एक साइट बनाने का मैंने वो लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। And for supply of spare parts at rupees 1.6 lakhs in the next financial year, अगले साल मैं इसको सप्लाई करूंगी स्पेयर पार्ट्स 1.6 लाख का। बट टू होल्ड द स्पेयर पार्ट्स, क्या बोला था मैंने, बिल एंड होल्ड इन ए लिमिटेड वेयर हाउस। ए लिमिटेड के वेयर हाउस में इसको होल्ड करना पड़ेगा सेपरेटली टू बी डिलीवर्ड टू द कस्टमर फैक्ट्री एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 सर्विसेज दी है, मेरा 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। एक है कस्टमर की साइट पे मशीन इंस्टॉल करने का, ठीक है, और दूसरा स्पेयर पार्ट सप्लाई करने का। बट स्पेयर पार्ट मैं उनको दे नहीं रही हूं, अपने ही गोडाउन में बिल एंड होल्ड करके रखा है और उसको नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में धीरे धीरे दूंगी, when required in next 3 financial year। but 1.6 लाख तो लूंगी लूंगी बेटा इसका स्पेयर पार्ट का, उसके अलावा 20,000 पर एनम भी लूंगी बिकॉज आप मेरा गोडाउन यूज कर रहे हो। कहने से इनडायरेक्टली गोडाउन का इनकम यूज करूंगी, इन गोडाउन से मैं इनकम कमा रही हूं, वो भी मैं क्या हो जाएगा, रेवेन्यू। तो देखो
A Limited enter into a contract with a customer for construction of machine at a site of the customer at rupees 8 lakh and for supply of spare part at rupees 1.6 lakh in the next financial year, but to hold the spare parts in the warehouse. Recognize the revenue in the financial year if the contract is duly performed. मुझे एक बात बताओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 को मैं डायग्राम में कन्वर्ट करती हूँ. आंसर आपके पास है, इसमें ना जर्नल एंट्री मांगी है ना कुछ मांगा है. हर साल कितना रेवेन्यू बुक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 18. बच्चों अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, अच्छी बात है, करेक्ट. अभी तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं. 1 साल 2 साल 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल, क्या लेंगे, 20,000 20,000 20,000. ये हम लेंगे, क्यों, आप मेरे गोडाउन का जगह यूज कर रहे हैं. उसके अलावा नेक्स्ट ईयर, कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ है, हम नेक्स्ट ईयर से देखो ना. A Limited into a contract with a customer for the construction of machine at a site and for supply in the next. कॉन्ट्रैक्ट अभी एंटर किया है, सप्लाई नेक्स्ट ईयर में करेंगे. इसका मतलब बच्चा, ये मेरा करेंट ईयर है, ये बेसिकली मेरा नेक्स्ट ईयर, बोले तो ये मेरा फर्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर. अब यहां पर देखेंगे नेक्स्ट ईयर में आप क्या सप्लाई करोगे. नेक्स्ट ईयर में मैं सप्लाई करूंगी क्या बच्चा, एक मशीन, कितने का, 8 लाख. उसके अलावा मेरे को क्या सप्लाई करना है, स्पेयर पार्ट्स, कितने का, 1.6 लाख का. करेक्ट. ये स्पेयर पार्ट बिल हो चुका, मैंने सिर्फ होल्ड किया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है. मतलब पूरा का पूरा अगर पेमेंट आया होगा तो अब भी के अब भी आ गया होगा, और डेटर भी आएगा तो अब भी के अब भी आएगा. सिर्फ मैं ये स्पेयर पार्ट डिलीवर आपको 3 इंस्टॉलमेंट में कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ, बट नथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ इट. अगर इसके 2 तरीके, अगर आप चाहते हो 1.6 को 3 पार्ट में करना, वो भी कर सकते हो. अदरवाइज फर्स्ट ईयर में आपका रेवेन्यू बनेगा 8 लाख प्लस 1.6 लाख प्लस 20,000. तो इफेक्टिवली अगर देखेंगे 8 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 20,000, पहले साल का रेवेन्यू बनेगा 9,80,000. सेकेंड ईयर का रेवेन्यू बनेगा 20,000, बिकॉज सेकेंड ईयर में तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ आपको सर्विस दी है आपका माल रखने का. लास्ट ईयर में रेवेन्यू बनेगा 20,000. इफेक्टिवली मैं इस पूरे बिजनेस से कमा रही हूं 10,20,000. इसमें और कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल था. बिल एंड होल्ड में बस मुझे ये बताना था, जब मैं किसी कस्टमर का माल अपने पास होल्ड करूंगी, फ्री में नहीं करूंगी, उससे कुछ चार्जेस दूंगी, वो चार्जेस भी मेरे रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा. क्या बच्चों यहां तक पूरा पार्ट समझ आ गया क्या? दिस वॉज द एंटायर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इंडेस 115, जो कि मैंने इफेक्टिवली खत्म किया. इसको 1-2 बार और सुनना और रिवाइज करना बेटा, बिकॉज दिमाग में थोड़ा सा इसमें रिटेंशन की जरूरत होती है. इसलिए इतनी जल्दी एक तो हारेंगे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, एंड इतनी जल्दी कंक्लूड भी मत कर लेना कि बहुत ईजी है. दोनों को मिक्सचर को ध्यान में रखते हुए बैलेंस वे में पढ़ना, और एक बार वापस नया इंडिया स्टार्ट करने से पहले इस पूरे इंडियस को फिर से सॉल्व करना. करेक्ट. बट एक चीज रिक्वेस्ट है, आई नो आप में से सारे के सारे बच्चे फास्ट ट्रैक वाले हैं, अगर टाइम परमिट्स करते हैं तो इंडेस के पीछे वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो. एंड अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी. चलो फिलहाल बच्चों एंड करती हूँ सेशन को. थैंक यू सो मच बेटा. अब दिस वुड बी द लास्ट डेमो या ऑफ फास्ट ट्रैक बैच ऑन आवर चैनल. एंड इसके अलावा अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए तो एकतम एकेडमी के वेबसाइट पे जाइए, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड कॉल टू द सेल्स ऑफिस नंबर, दे विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन डिटेल. चलो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं.